हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग 1H NMR से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग शिफ्ट कर जाएंगे 13C NMR के ऊपर। ठीक है, 1H NMR और फिर 13C NMR। प्यारे बच्चों, आपके दिमाग में एक सवाल कई बार आया होगा कि सर आपने केमिकल शिफ्ट का जो, अगर आपने कभी कहीं पढ़ा होगा एनएमआर तो आपने देखा होगा कि केमिकल शिफ्ट एक लाइन में इस तरह लिखा दी जाती है, लेकिन मैंने अभी तक आपको वो लाइन नहीं लिखाई। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आखिर आपने वो मतलब जो है एनएमआर के लिए केमिकल शिफ्ट की आपने लाइन क्यों नहीं लिखाई अभी तक? तो उसके पीछे एक वजह है, वो अभी आपको दिख जाना है। प्यारे बच्चों, चलो हम लोग अभी उस लिस्ट को बनाते हैं और उस लिस्ट में क्या प्रॉब्लम है, कौन सी चीजें हैं जो उस लिस्ट को डिस्टर्ब करती है, उसे भी डिस्कस करते हैं। इवन कि कोई भी इस चीज को डिस्कस नहीं करता, लोग आपको डायरेक्ट लिखा देते हैं और फिर वहां जाके चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो हमारा केमिकल शिफ्ट है। ठीक है, इसके केमिकल शिफ्ट के चार्ट की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे सबसे पहले हमने क्या कहा, बोला कि भाई साहब देखो आपके पास कौन है, सबसे पहले आपके पास है CH3, फिर आपके पास कौन है भाई, फिर आपके पास है CH2, फिर आपके पास कौन है, फिर आपके पास है इस तरह से CH। ठीक है, ये चीजें आप जान रहे हो। तो इसमें क्या होगा, मैं एक बार में डायरेक्ट नहीं लिखूंगा कि भैया इसका इतना फिक्स होता है। आपको पता है, इसमें आपको चीजें पता है क्या कि इसमें जो इसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू कितना होता है, 0.9 ppm होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1.3 ppm होता है। इसमें कितना होता है, 1.7 ppm होता है। इसमें लोग क्या बताते हैं, डायरेक्ट बताएंगे कि भाई एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ जाए तो सब उससे वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन आपको पता है कि एक कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ेगा वो मैटर करता है। तो पहली बात तो ये थी कि अगर हमें सब डायरेक्ट इस तरह देखना हो तो हमारे पास ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये बीटा पोजीशन पे हो, मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ना हो इससे लगा हुआ, तो इसके जो पीपीएम वैल्यू है वो डायरेक्ट इस तरह के आएंगे। हालांकि थोड़े बहुत चेंज होते हैं, वो एग्जाम में आपको दे देगा या आपको रेंज देगा। रेंज मैंने आपको बार बार कहा कि ये इक्वल नहीं है, ये इस तरह का होता है। ये आपको इक्वल नहीं होता, ये क्या होता है, इस तरह का होता है, ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ ये एक रेंज में है। चलो, मैंने बोला कि हमने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जोड़ दिया हमने। इसमें क्या किया हमने, इसमें हमने क्या किया, प्लस ग्रुप किया। तो आपको पता है कि यहाँ ग्रुप कई तरह के ग्रुप होते हैं। एक तो होते हैं जिसमें +1 ऐड हो सकता है। ठीक है, ऐसे ग्रुप जिसमें क्या होता है, +1 ऐड होता है, यानी कार्बन वाले जो ग्रुप होते हैं उसमें क्या होता है, +1 ऐड होता है। नाइट्रोजन वाले और बेंजीन में क्या होता है, +1.5 ऐड होता है, आपने पढ़ रखा है। इसके अलावा फिर क्या बताया मैंने, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाले जो भी ग्रुप हैं, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में क्या हो गया, कितना ऐड होता है भाई, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आपको ऐड हो जाता है कितना, +2। ठीक है, और आपको लास्ट में कौन है भाई, तो लास्ट में आपका ये NO2 है, हेलोजन है मतलब फ्लोरीन, और कौन, एक आपको ईस्टर का ये वाला पार्ट। इनके जुड़ने से क्या होता है, यहां पर आपको +3 हो जाता है। ठीक है, यहां देखिए, यहां क्या था, कार्बन वाले सारे थे, यहां पर कार्बन वाले नहीं थे, सिर्फ एक बेंजीन था और बाकी नाइट्रोजन वाले थे। लेकिन नाइट्रोजन का जो नाइट्रो था वो यहां आ गया। यहाँ पे कौन है, नॉर्मल आपको क्या बोला, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन वाले ग्रुप है, लेकिन ऑक्सीजन का जो एस्टर वाला पार्ट हो गया वो यहाँ पहुंच गया। ये मैंने बता रखा है बच्चों, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे प्रैक्टिस करके इस चीज को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा ले, किसी तरह के डाउट आपको आज के बाद ना हो। ठीक है, तो ये तो केमिकल शिफ्ट का आपका क्या हो गया, चार्ट हो गया। कितने नंबर का, चलो 2 नंबर हो गया। अब कितने वैल्यू बढ़ेंगे वो आप देख सकते हो। इसका वैल्यू कितना जाएगा, 1+ जुड़ेगा तो 0.9, 1.5 जुड़ेगा तो चाहे +2 जुड़े। आप इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट कुछ नहीं लिखाऊंगा। जनरली लोग क्या करते हैं, लिखा देते हैं कि OCH3 का इतना, OCH2 कितना, और OCH3 बता दिया, बाकी कोई फ्लोरीन क्लोरीन एटम जुड़ जाए, एस्टर जुड़ जाए, नाइट्रो जुड़ जाए, साइनाइड जुड़ जाए, तो क्या करोगे। चलो नंबर 3 में आ जाओ। हमारे पास कौन है भाई, तो हमारे पास से एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका क्या हो गया, आपको पता है इसकी केमिकल शिफ्ट कितनी होती है, 2 to 3 होती है। 2 to 3 क्या, ppm। ठीक है, चलो अच्छा, हम बात करें नॉर्मल डबल बॉन्ड की। इस तरह से अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड हो इस तरह से, तो इस तरह का अगर कोई डबल बॉन्ड होगा बच्चों, इसका केमिकल शिफ्ट क्या बताया था, तो इसका केमिकल शिफ्ट बताया था मैंने 4.5 से 6.5 के बीच। क्या बताया था, 4.5 से 6.5 ppm। ओके, ठीक है, मैंने आपको बोला था। ठीक है, ये नंबर 5 में आ जाओ। एरोमेटिक हाइड्रोजन हो, अगर एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो,
तो इसका केमिकल शिफ्ट कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे इसका केमिकल शिफ्ट जो होगा सर, एरोमेटिक है, एटम है ना, एरोमेटिक से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, तो ये 6.5 से कितना 8.5 ppm तक हो जाएगा ये, ठीक है, कितना 6.5 से 8.5 ppm तक। चलो अब नंबर 6 आ जाओ, ठीक है, हमने क्या किया 6.5 से 8.5 ppm तक ये कर दिया। अब बोलोगे सर एक हमारे पास कौन है, अल्डिहाइड है, गौर से देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, हमारे पास एक अल्डिहाइड का हाइड्रोजन है। तो अल्डिहाइड के हाइड्रोजन का जो केमिकल शिफ्ट होता है वो कितना होता है, लगभग 8.5 से 10 के आसपास होता है, या 10.5 भी कई बार चला जाता है, तो 8.5 से क्या हो गया 10। चलो इसके बाद हमने बात की किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, सी डबल बॉन्ड OH की, तो इसमें केमिकल शिफ्ट कहां पहुंच जाता है, तो ये केमिकल पहुंच जाता है 10 से लेके 12 तक, ठीक है, क्या ppm वैल्यू तक। आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या था जो आपने इसे अभी तक रोक रखा था, इसको रोकने के पीछे तो कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। बच्चों है लॉजिक, बहुत बड़ा लॉजिक है। अच्छा पहले बताइए, इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना, ये चीज तो आप कवर कर लोगे, ये बात तो आप याद कर लोगे केमिकल शिफ्ट के वैल्यू को। प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम यहां आती है बच्चों, ठीक है, इसी का एक पार्ट है हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप NH2 एंड OH, इन दोनों का जो केमिकल शिफ्ट होता है वो आप होता है 1 to 5 के रेंज में। कितने के रेंज में होता है, 1 to 5 के रेंज में, और कभी कभी उसको भी पार कर जाता है। तो प्रॉब्लम ये होती है इस रेंज के साथ कि कुछ फिक्स पता ही नहीं चल रहा, ये कुछ फिक्स पता ही नहीं चल रहा। मान लो कि मेरे पास एक कंपाउंड है बच्चों, यहां देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है, सपोज कि ये मेरे पास ये कंपाउंड है, आपको ये रहा बेंजीन, एकदम ध्यान दीजिए, ये रहा CH3, ठीक है, ये रहा आपको CH2CH3, ये इथाइल है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपको क्या हो गया, ये OH हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पास ये OH हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए ये इस तरह से CH3, और ये हो गया आपको सपोज कीजिए ये हो गया आपको फ्लोरीन, ठीक है, ये इस तरह का एग्जांपल आ गया। अच्छा बच्चों अब ध्यान दीजिए, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम ये होगी कि जो CH3 है, ठीक है, इसमें आप गौर से केमिकल शिफ्ट को देखिए, आप बोलोगे सर ये जो केमिकल शिफ्ट है सर बेंजीन डायरेक्ट जुड़ा हुआ, चूंकि हमें केमिकल शिफ्ट निकालने का वैल्यू अच्छी तरह से आता है, आपको पता है बेंजीन जुड़ गया तो बेंजीन कितना 1.5 का वैल्यू ऐड करता है, तो CH3 होता है 0.9 में 1.5 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 1.9 से 2.9, 2.9 से क्या हो गया 3.4, तो कितना हो गया भाई, तो ये हो गया आपको 1.9, अच्छा ये 0.9 होता है, 0.9 में 1.5 जुड़ गया तो 1.9 और सॉरी 2.4 नॉट 3.4, कितना हो गया ये 2.4 हो गया। चलो ठीक है, ये देखो ये बेंजीन डायरेक्ट जुड़ रहा है, ये कितना होता है 1.3 होता है, 1.3 में 1.5 जुड़ गया तो क्या हो गया 1. ये हो गया आपको 3 से कम, तो ये क्या हो गया 2 पॉइंट क्या हो गया 8 हो गया, ये तो 0.9 ही हो जाएगा। चलो ठीक है, ये वाला पॉइंट गौर से देखिए, इस वाले में क्या हो गया, इससे थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि इसके बगल वाले कार्बन में फ्लोरीन लगा हुआ है, तो मान लो ये 1.1 हो गया सपोज कीजिए, इस कार्बन में डायरेक्ट फ्लोरीन भी लगा हुआ, हाइड्रोजन भी और एरोमेटिक भी लगा हुआ है। ये देखिए ये जो कार्बन है बच्चों, कार्बन CH है, गौर से देखिए इसमें एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के लिए क्या होना चाहिए 1.7 होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की वजह से क्या जुड़ गया 3, देखो ना ये क्या होना चाहिए 1.7 होना चाहिए, लेकिन फ्लोरीन की वजह से क्या जुड़ गया 3, और एरोमेटिक की वजह से क्या जुड़ गया 1.5, तो इसका कितना वैल्यू हो गया, देखो 3 हो गया 1.5 हो गया, तो क्या हो गया 7 5 12 के 2, 3 1 4 1 5, तो क्या हो गया 6, तो 6.2 ppm हो गया। कितने हो गए इस वाले का, तो इस वाले हाइड्रोजन का जो वैल्यू हो गया बच्चों, ये कितना हो गया, ये 6.2 ppm हो गया, ठीक है, इस वाले का 6.2 ppm। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमने सारे देख लिया। अच्छा ये जो हाइड्रोजन है, ये सब हाइड्रोजन क्या हो गया, ये जो दो हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे 7.8 समथिंग पे पीक देंगे। चलो ठीक है, बनाते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ 0 ppm ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, आप समझ रहे हो थोड़ा सा गंदा हो गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, हम इसे ही हटा देते हैं, क्यों गंदा करेंगे फालतू में। ऐसे करके लिख देते हैं इसे, यहाँ वाले को, हाँ 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। चलो अब जैसे कि बात करते हैं भाई, ये रहा मेरा सबसे पहले कौन है, सबसे पहले CH3 है 0.9, चलो ठीक है, तो 0.9 पे मेरा क्या हो गया, ये ट्रिपलेट हो गया, तो 0.9 पे आपका क्या हो गया, ये 0.9 पे आपका ट्रिपलेट हो गया। फिर 1.1 पे क्या हो गया, गौर देखिए आपको 1.1 पे या एक हाइड्रोजन तो डबलेट हो गया, तो 1.1 पे क्या हो गया बच्चों, 1.1 पे आपके पास 3 हाइड्रोजन ही है ना, तो क्या हो जाएगा इस तरह से डबलेट हो जाएगा। चलो ये भी खत्म हो गया, अब कितना चले, अब चले 2.4 के पास, चलो कहां चलो 2.4 के पास, तो 2.4 पे 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट बना है, तो 2.4 यहाँ है, तो 2.4 पे क्या हो गया 2.4 यहाँ पे, तो 3 हाइड्रोजन का एक सिंगलेट बना दो, 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट बना दो। चलो कोई ना, अब ये CH2 CH3 आपके पास 2.4 हो गया, 2.8 पे आएगी, ये 2.8 जो है बच्चों, ये जो CH2 है, CH2 के साथ क्या है 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन मतलब क्वाड्रेट,
तो 2.8 पे क्या हो गया यहाँ पर इसी यानी कि 2.4 के पास ही 2.8 पे क्या हो गया क्वार्टरेट हो गया, मतलब 1 2 3 4 क्वार्टरेट ऐसे कर दो, हाँ जी 2.8 पे मान लो क्वार्टरेट हो गया। और कौन है बच्चा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और कौन बच्चा, इसको भी रुको, इसका वेट करो, ये क्या हो गया 6, ये देखो ये 8 पे आ गया, ये वाला क्या हो गया, एक तो 6.2 पे भी आएगा, देखिए 6.2 पे भी क्या आएगा, एक हाइड्रोजन का क्वार्टरेट है, गौर देखो हाइड्रोजन क्वार्टरेट, तो 6.2 पे क्या हो गया क्वार्टरेट हो गया। चलो अब जो 2.8 है ये आपको क्या हो गया, ये जो OH बच गया बच्चों OH, अब प्रॉब्लम ये आ गई, ये OH जो होगा ये कहीं भी आ सकता है, 1 से लेके 5 के बीच कहीं भी हो सकता है कि यहां आ जाए, हो सकता है कि ये यहां आ जाए, हो सकता है कि ये यहां आ जाए, हो सकता है कि ये आपको बिल्कुल यहां एकदम सट के आ जाए। तो सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके पास ऐसे दे दिया गया, या दूसरे केस में मान लीजिए कि ये यहां ना दे के यहां दे दे। आप बताओ बच्चों कि अगर इस तरह का दिया हुआ रहेगा, मान लो इस पर इसी को कंसीडर करो, आप पहचान लोगे कि ये जो OH है वो यहां है, ये है OH। आपको कभी लग जाएगा कहीं ये OH निकल गया तो, एक इंडिविजुअल बच्चे के लिए, नए बच्चे के लिए आपको नहीं लगता कि ये बात बहुत डिफिकल्ट है इस बात को समझ पाना, हो सकता है कि ये वाला यहां ना हो कि यहां निकल जाता तो प्रॉब्लम होती। एक सेकंड में आपको एक चीज दिखाता हूं बच्चों, देखिए ये एक कंपाउंड है, ठीक है, कौन सा कंपाउंड है, तो ये रहा कंपाउंड आपका, ठीक है। इस कंपाउंड में गौर से देखिए क्या है आपके पास, एक अल्कोहल है, ठीक है। ये सभी के सिग्नल दिए हुए हैं, यहाँ के ये दोनों एक जैसे हैं, इनके दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इन सभी के आपको सिग्नल दिए हुए, दोनों एक जैसे नहीं है, सॉरी गलती बोल दिया, डायस्ट्रोमर से दोनों, इतने सारे पिक्स दिए हुए हैं। ऑब्वियसली हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे इस पिक को क्योंकि ये काफी श्रिंक फॉर्म में है, लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है बच्चों कि ये गौर से देखिए इस OH की वजह से यहाँ एक पीक आया, ठीक है। और इस पीक की पोजीशन फिक्स नहीं है बच्चों, इस पीक की पोजीशन फिक्स नहीं है, देखिए कहां आ गया है ये पीक देखिए 1.8 पे आ गया, गौर से देखिए ये जो पीक कहां आ गया है, ये 1.8 पे आ गया है ये पीक। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा है कुछ, तो दिख तो रहा होगा, आप देखिए थोड़ा बच्चों कि इस एग्जांपल को देखिए, आपको दिख रहा है इसमें प्रॉब्लम क्या है भाई, तो ये कंपाउंड है आपका और इस कंपाउंड में ये रहा आपका अल्कोहल। आप गौर से देखिए कि इसमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या फर्क है, आप बोलोगे सर फर्क तो यही लग रहा है सर, कि फर्क तो हमें नहीं दिख रहा है सर, दोनों तो हमें बिल्कुल सिमिलर दिख रहे हैं। बोले अच्छा गौर से देखो, नहीं दिखेगा सिमिलर, थोड़ा गौर से देखो, देखने की कोशिश करो बच्चों, एक बार गौर से देखने की कोशिश करोगे तो आपको फर्क दिख जाएगा, ये रहा आपका कंपाउंड, ये रहा आपका अल्कोहल। अगर गौर से देखिए देखिए तो ये मैच कर रहा है, हाँ सर ये मैच कर रहा है सर, ये मैच कर रहा है, हाँ सर ये भी मैच कर रहा है सर, ये मैच कर रहा है, हाँ सर ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच, यस सर मैच कर रहा है। तो ये क्या है सर, कहां पे आया, देखिए तो 10 पे आ गया है सर, 10.1 पे, पागल वागल हो गया है क्या सर। पता चलेगा जिसको अपना मतलब जिसको स्पेक्ट्रम रीड करना होगा वो सर के सारे बाल नोच लेगा कि ये कौन है आखिर, पहचान ही नहीं पाएगा वो इसको। सोचो कि प्रॉब्लम ये है कि उसकी कोई जगह ही नहीं है, वो तो देखो कहां चला गया, 12 पे पहुंच गया है, 10 साढ़े 10 पे पहुंच गया है। पता चला कि जो मतलब अपने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ग्राफ को रीड कर रहा था, पता चला बच्चा को कंपाउंड बनना था, कोई वो पागल होकर सर पीटेगा कि ये क्या बना दिया मैंने, ये कौन सा पीक है। सवाल तो ये उठेगा कि ये पीक है क्या चीज का आखिर। तो इस वजह से जो अमीन है और अल्कोहल है वो अपने आप में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, आप समझ रहे बात को। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में देखिए ये वाला जो पीक है वो यहां नहीं है, कैसे नहीं आया वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं कि ये पीक के कारण क्या होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका बर्बाद हो जाएगा। सोचो ना, ये पीक यहां हो सकता है कि ये पीक यहां होता, हो सकता है कि ये पीक यहां होता, आप देखने आपने देखा ना, इस अल्कोहल ही है, गौर से देखिए अल्कोहल है, पीछे वाले एग्जाम्पल में कहां पर है अल्कोहल का पीक, देखिए तो पीछे वाले एग्जाम्पल में अल्कोहल का पीक कहां पर, ये देखिए यहां पे है 1.8 पे, और अभी कहां पहुंच गया, गौर से देखिए तो सीधे 10.0 पे समथिंग पे पहुंच गया है। भाई साहब दिमाग का तो दही कर देगा ये, इस वजह से हम इसमें ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। हम इस वजह से जब पीक बनाते हैं तो हम वहां पर जो H2O होता है, जो OH होता है बच्चों, वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। जो H2O होता है, जो OH होता है, वो काफी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस वजह से मैंने अभी तक आपको ये केमिकल शिफ्ट का जो ऑर्डर था वो नहीं बताया था,
लेकिन आज मैं बताऊंगा क्योंकि अब हमारे पास करने के लिए कुछ है नहीं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बढ़ चुकी है। अब आप हर उस चीज को समझ सकते हो जिसमें कि लोगों को लगेगा कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखिए एक बार जरा गौर से देखिए, हमने सारे जितने भी थे मेन मेन हमने निकाल लिए, CH3 वाले निकाल लिए, ट्रिपल बॉन्ड CH का देख लिया 2 से 3, ये क्या हो गया आपको, नॉर्मल पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड से लगा हुआ कार्बन हाइड्रोजन यानी कि sp2 कार्बन हाइड्रोजन। कितना वैल्यू बताया मैंने इसका सिंपल बताया आपको कितना, हाँ ये बचा है कितना आपको, तो 4.5 से 6.5 या 4 से 6.5 इतना ही ppm। ये बेंजीन में इसमें लगा हुआ हाइड्रोजन, ये क्या हो गया 6.5 से 8.5 ppm। RC डबल बॉन्ड OH लगा हुआ, इसका क्या हो गया 8.5 से 10 ppm। GOC माइनस एक ग्रुप लगेगा तो थोड़ा सा बढ़ भी जाएगा, वो रेंज है, रेंज उतना होना चाहिए, लमसम थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो गया 10 से 12 ppm। लेकिन ये NH2OH में प्रॉब्लम है कि ये क्या हो गया 1 to 5 आ गया, जिसकी वजह से मेरे ग्राफ की क्या हो गई, बैंड बच गई। ठीक है, चलो अब इसी चीज को समझना है हमें। लिखिए, एक पॉइंट लिखिए, D2O एक्सचेंज रिएक्शन, D2O एक्सचेंज रिएक्शन, ये ऐसे भी लिखिए, और Y NH2 and OH, क्यों NH2 और OH have broad peaks, कि NH2 और OH की पीक्स जनरली ब्रॉड क्यों होती है। जब हम लोग जनरली ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे पास अगर इस तरह के ग्राफ हैं, अगर NH2OH आते हैं तो वो इस तरह के ग्राफ बना देते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, इस तरह का ब्रॉड पीक बना देते हैं। और ब्रॉड बनाए तो और उससे भी दिक्कत नहीं है, वो क्या करते हैं, कई ब्रॉड बनाए चलो दिक्कत फिर दिखाई तो दे रहा है ना, वो कई बार क्या करते हैं दूर जाके शार्प पीक बना देते हैं या नजदीक में आके शार्प पीक बना देते हैं। मतलब उनका कोई ठिकाना ही नहीं कि वो क्या कर ले। आप बोलोगे इससे इसका क्या क्या सॉल्यूशन, हम चाहते हैं कि उसका सिग्नल जो है वो बिल्कुल अच्छा सिग्नल आए। मैंने कहा अगर आपको चाहिए उसका एकदम अच्छा सिग्नल तो आप उसके लिए अल्ट्रा प्योर सैंपल लाइए। पता चलेगा कि सर हम तो कंपाउंड बना रहे थे, कंपाउंड बनाने का खर्चा जितना आया, अल्ट्रा प्योर सैंपल बनाने में पता चला उससे 10 गुना ज्यादा खर्चा हो गया। हमारे कॉलेज में उतनी वो मशीनें ही नहीं जो अल्ट्रा प्योर लेवल पे उसको तैयार कर सके, या हमें उतना टाइम नहीं मिलता कि हम अल्ट्रा प्योर लेवल पे हर स्टेप को तैयार कर सके। मतलब एग्जैक्टली, तो इसीलिए क्या होता है ना कि हम इसमें डालते हैं D2O, हम सैंपल में क्या डालते हैं D2O। और ये D2O क्या करता है बच्चों, ये D2O क्या करता है कि जो अल्कोहल या अमीन होता है, जो अल्कोहल एमीन होता है उसको क्या करता है D2O जाएगा और उस H को हटा देगा और वो क्या बना देगा, उसको OD बना देगा। क्या बना देगा बच्चों, उसको बना देगा OD। उस D2O का एक पीक आता है, फिक्स्ड पीक होता है 4.8 पे। उस D2O का पीक क्या होता है 4.8 पे, बहुत बड़ा सा पीक आता है D2O का, वो फिक्स है, वो आएगा। इसलिए आपको उसको लेके घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि D2O का पीक जैसे 4.8 पे बड़ा सा पीक आता है, लोग समझते हैं हाँ ठीक है ये D2O ही है। लेकिन D2O ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जो जगह रंग बदल रहा था। सोचो आपकी लाइफ में एक इंसान है जो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आपको पता है कि वो कुछ भी हो जाए वो मतलब वो एक ही टाइप का इंसान है, उसकी आपको लेके सोच नहीं बदलेगी, वो आपको लेके उसकी मतलब आइडियोलॉजी नहीं बदलने वाली है। और एक इंसान ऐसा है जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वो अगले अगले सेकंड में क्या रंग बदलेगा, कब आपका दोस्त बनेगा, कब दुश्मन बनेगा, कब आपकी पीठ में छुरा घोंपेगा। तो ऐसे लोगों से प्रॉब्लम होती है ना। तो हमने क्या किया, H2O को यूज किया, H2O ने अपना पीक, D2O ने अपना पीक बनाया 4.8 पे, हमें उससे भी कोई लेना देना नहीं है, भूल जाइए इस बात को। लेकिन वो क्या कर रहा है कि जो OH है उस OH को D2O देखिए क्या कर दे रहा है, OD बना दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से वो पीक ही क्या हो जा रहा है बच्चों, वो पीक ही गायब हो जा रहा है। जो पीक हमारा रैंडम कहीं से कहीं आ रहा था वो पीक ही क्या हो जाता है, हमारा गायब हो जाता है। तो हमने NMR से उस टर्म को हटा दिया। आप बोलोगे सर फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी सर, क्योंकि अगर मान लो हमारा फंक्शनल ग्रुप ही हमें ना दिखे तब तो बड़ी दिक्कत होगी। मेरे देखो दिक्कत नहीं होगी, आप उसके लिए क्या करना, IR करवा लेना। आप उसके लिए क्या करवा लेना, IR करवा, जैसे आप सैंपल जब आप NMR के लिए भेजोगे तो NMR करवाने से पहले आप उसको IR करवा लेना। IR क्या करेगा, आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देगा। तो आप इस बात के लिए डैम श्योर रहोगे कि हाँ मेरे सैंपल में अल्कोहल है। NMR से मत बोलना कि आप मुझे अल्कोहल या NH2 का पोजीशन बताइए, क्योंकि अगर NMR से पूछोगे तो वो आपके सैंपल का हुलिया बिगाड़ देगा, आपके ग्राफ का जो आपको जो रिजल्ट आएगा ना उसकी बैंड बजा देगा वो, अगर आपने उससे पूछ लिया कि हाँ भैया बताओ NH2OH की जगह क्या है। चलिए, तो अब यहां पर एक टॉपिक आ गया बच्चों की D2O एक्सचेंज रिएक्शन। D2O एक्सचेंज रिएक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, या अल्कोहल का नेचर क्यों है ऐसा कि वो बार बार जो है वो अलग अलग जगह बदल के और वो ब्रॉड पीक देता है। इस सवाल का भी जवाब सुन लो बच्चों। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल एक एसिड है,
अल्कोहल क्या हो गया बच्चों? अल्कोहल एक एसिड है और वो भी एक्सचेंजेबल नेचर का है। अब सोचिए कि जो OH है कितनी आसानी से अपने H प्लस छोड़ देता है, सोचो ये कितनी आसानी से अपना H प्लस छोड़ता है, तो ये O माइनस और ये क्या बन जाता है, ये H प्लस बन जाता है, ये आसानी से छोड़ देता है। अब प्रॉब्लम ये होगा कि ये अगर आपको आपके कंपाउंड में अगर थोड़ी भी इंप्योरिटी होगी या एसिड होगा या वाटर कंटेंट होगा, तो ये जो H प्लस है ना वो क्या करेगा, उस वाले H प्लस से क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होता रहेगा। कभी यहां एक्सचेंज होगा, 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 कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, कम होगा। पता चला कि भैया वो एक जगह पे टिका हुआ ही नहीं है और क्या बना दे रहा है, ब्रॉड पीक बना दे रहा है। या अगर उसने शार्प पीक भी बनाया तो पता चला जहां उसको बनाना था वहां नहीं बनाया, उसको ऐसा कंपाउंड मिला जो उसको उसकी केमिकल शिफ्ट को बहुत हाई लेवल पे जाके एक्सचेंज किया। मतलब वो यहां से एकदम आया 8-10 पे क्या किया, वहां एक्सचेंज हुआ, पता चला 8-10 पे पीक बना दिया। तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम होगी और आपका जो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की बैंड बच जानी है। आप सोचो एक बात, मान लो कि आपके घर में एक बच्चा, मान लो आप ही खुद ही मान लो, सपोज करो आप ऐसे थे कि मान लो आपके मम्मी ने बोला कि जा बेटा बाहर खेल ले, तो आप चले गए अपने आंगन से बरामदे पे आ गए खेलने के लिए। तो आपको बरामदे में आपके दादाजी ने देखा कि वाह वाह वाह, मेरा पोता यहाँ खेल रहा है। थोड़ी देर में पता चला कि आप बरामदे से निकल के जो है सड़क पे चले गए, वहां एक पड़ोसी ने बोला अरे बच्चा ये तो रोड पे खेल रहा है। तुरंत फिर वहां से क्या हो गए, चले गए फील्ड पे, वहां फील्ड पे साथी लोग के साथ खेलने लगे। फिर वहां से निकल के चले गए पीछे वाले जंगल में, वहां जाके खेलने लगे। फिर वहां से निकले फिर चले गए उधर अपने दोस्त के साथ पार्टी, मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। तो कितना मूव कर रहे हैं आप। अब सोचो आपकी मम्मी के लिए सोचो कितनी प्रॉब्लम होगी। अब आपकी मम्मी आपको खोजने निकलेगी, एक बार पता चलेगा बेटा कहाँ था, दादाजी बोलेंगे अरे हम तो बेटे को वहां देखे थे, बरामदे पे देखे थे, दादाजी ने भी थोड़ा सा सिग्नल बनाया। फिर पड़ोसी बोलेगा हम तो बच्चे को रोड पे देखे थे, उसने भी थोड़ा सा सिग्नल बनाया। फिर उसके बाद आपके दोस्त बोलेगा नहीं तो मेरे साथ फील्ड पे खेल रहा था, ढेर सारे फ्रेंड बोलेंगे। उसके बाद कुछ बोलेगा हम तो उसको पीछे वाले जंगल में जाते हुए देखे, वो वहां कुछ वहां का पिक बनेगा। फिर कोई बोलेगा नहीं हम तो उसको वहां रेस्टोरेंट में खाना कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखे। पता चलेगा कि भाई साहब उसकी पोजीशन ही फिक्स नहीं। बाकी सबके साथ ऐसा नहीं होता, बाकी सब बाहर खेलने के लिए नहीं निकलते, वो अपनी पोजीशन में फिक्स रहते हैं। लेकिन अल्कोहल और एमीन एक्सचेंजेबल नेचर हो जाने की वजह से घूम घूम कर अपना क्या करते हैं, एनएमआर वैल्यू बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं दे सकते हैं, नहीं दे पाते हैं। और इवन की ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं इस बात को लेके कि OH और NH2 का किया क्या जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उनके लिए कि कहीं वो 1.8 पे मिल जाएगा, कहीं 5.4 पे मिलेगा, कहीं 10 पॉइंट पे मिल जाएगा, कहीं 7 पे मिलेगा। तो इससे पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब पढ़ने में तो प्रॉब्लम होती ही है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग भी पागल हो जाते हैं कि भैया ये एक्स्ट्रा पीक आया कहां से। क्योंकि जब एनएमआर की बात होती है बच्चों, तो एक एक पीक को ऑब्जर्व किया जाता है। कल चल के जब भी आप PhD करेंगे देखेंगे एक एक पीक को ऑब्जर्व किया जाएगा कि ये वाला पीक क्या कह रहा है, ये वाला पीक। लिखिए, लिखिए तो D2O एक्सचेंज, एक्सचेंजेबल D2O एक्सचेंज रिएक्शन, लिखिए ROH प्लस D2O गिव्स आउट ROD और प्लस क्या हो गया ROD और आपको DOH। हमें से कोई मतलब नहीं है बच्चों, हमें से मतलब है ROH से D2O लगे क्या हो गया ROD हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, ये हटा दीजिए। देखिए तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर, ये बना यहाँ पर। आपको पता है कि इसका जो आएगा सिग्नल बच्चों, इसका क्या आएगा, ब्रॉड सिग्नल आएगा, जबकि ROD में कोई सिग्नल नहीं आएगा, इसमें कोई सिग्नल नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, ब्रॉड सिग्नल आ जाएगा। क्या आएगा आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको क्या, ब्रॉड सिग्नल आएगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में। ड्यू टू द एक्सचेंज रिएक्शन, ड्यू टू द एक्सचेंज रिएक्शन, ड्यू टू द एक्सचेंज रिएक्शन of hydrogen, due to the exchange reaction of hydrogen, due to the exchange reaction of hydrogen, hydrogen by, due to the exchange reaction of hydrogen by alcohol, alcohol, it exchanges with several, it exchanges with several protons of, it exchanges with several protons of water, acid or impurities,
वाटर एसिड्स और इंप्योरिटीज, वाटर एसिड्स ऑफ इंप्योरिटीज। मान लो कि जैसे इस जो कंपाउंड है हमारे पास है, हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लो कौन सा, इथेनॉल है सपोज कीजिए हमारे पास क्या हो गया, इथेनॉल ही मान लो, प्रोपेनॉल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लो हम प्रोपेनॉल मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या मान लेते हैं बच्चों, प्रोपेनॉल। तो जब प्रोपेनॉल की बात करेंगे तो प्रोपेनॉल में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH। इसका ग्राफ कैसे बनना चाहिए, इसका ग्राफ ऐसे बनना चाहिए कि ये जो CH3 है सर, ये क्या बनेगा, ये इसके साथ CH2 मिलकर ट्रिपलेट बनेगा सबसे कम वैल्यू पे, तो ये क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा ट्रिपलेट। सर उसके बाद ये वाला जो CH2 का OH के साथ लगा हुआ है, ये वाले का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, इसका वैल्यू काफी बढ़ के आगे चला गया, ये वैल्यू क्या हो गया, और साथ में क्या हो गया, गौर देखिए ये भी ट्रिपलेट है, तो ये सर इसका वैल्यू आगे चला गया। सर ये जो CH2 है सर, ये क्या बना है, गौर से देखिए, तो ये आपको इससे ये बना क्वार्टेट, इसके साथ बना ट्रिपलेट, यानी कि ये कहां है सर, तो ये तो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे 1.4 के आसपास में है सर ये, तो ये क्या बना, इस तरह काफी एक मल्टीप्लेट बन गया। देखिए अब प्रॉब्लम बच गई इस OH की, अब ये OH हो सकता है कि यहां आ जाए, हो सकता है कि ये OH यहां आ जाए, हो सकता है कि OH आगे जाके क्या बना ले, सिग्नल बना ले। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो OH को लेके क्या होने लगी, आने लगी। ऐसा हुआ क्यों, सवाल उठता है कि ऐसा क्यों किया OH ने, तो इसलिए हुआ बच्चों कि मान लो इसके अंदर कोई कंपाउंड है, मान लो कि इसके अंदर मिथेनॉल है इंप्योरिटी के फॉर्म में, अब ये H क्या कर रहा है, उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, उस H पर सर एक्सचेंज हो गया, पता चला इस अल्कोहल का पीक आ गया, पता चला इसके अंदर में पानी है, उस पानी से रिएक्ट कर गया, पता चला पानी का पीक आ गया, कोई मिस्टेक है, कोई गंदगी है, इंप्योरिटी से रिएक्ट कर गया, पता चला उसका रिएक्ट उसका ये आ गया, सिग्नल आ गया, तो कभी यहां सिग्नल, कभी यहां सिग्नल, कभी यहां सिग्नल, तो पता चला एक मिला जुला के एक ब्रॉड सिग्नल बन गया, जिसका कोई पोजीशन आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि नहीं, एक काम किया जाए, उसको हटा ही दिया जाए। ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे आपकी बॉडी में कोई चीज है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, तो उसको हटा ही दो, फिर ये मत सोचो कि इसका क्या यूज है, उसको हटा ही दो फिर। तो कैसे हटाएंगे, तो उसमें हम ऐड करेंगे क्या, D2O ऐड करेंगे, तो D2O ऐड करने के बाद जो हमारे पास अल्कोहल होगा वो क्या बन जाएगा बच्चों, ROD बन जाएगा। इसका एक ब्रॉड सिग्नल शो कर रहा है, जबकि इसका कोई सिग्नल शो नहीं करेगा। आप इसके लिए चले जाइए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास, कहां चले जाइए, चेक वाया IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को बहुत अच्छे से बता देगी कि हाँ भैया ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, ये एमीन फंक्शनल ग्रुप आपके पास प्रेजेंट है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चुपचाप जाइए NMR वाले के पास, NMR वाले से बिना अल्कोहल का सिग्नल लेके आ जाइए, हम अल्कोहल का सर्टिफिकेट हम आपको दे दे रहे हैं, बाकी का सर्टिफिकेट NMR वाले से ले आइए, जाइए आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो मैंने इस चीज को बहुत डीप से आपको इसमें लिखा दिया है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलो हमने अपने 1H NMR को फिनिश किया। क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस को भी छोड़ा मत कीजिए, क्वेश्चन कीजिए। चलिए, तो 1H NMR को मैंने खत्म किया, अब आ जाइए 13C NMR पे। 13C NMR, रिलैक्स हो जाइए बच्चों। 13C NMR का सारा प्रोसीजर वैसा ही है जैसे 1H NMR का होता है। देखिए बहुत आराम से आप समझ लीजिए। 13C NMR में जो होता है लगभग वो ऐसे 1H NMR में होता है, कुछ चीजें अलग भी है 1H NMR से, कि 13C NMR में जो कपलिंग होती है वो सिर्फ बगल वाले हाइड्रोजन की वजह से होती है। 13C NMR का जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू होता है वो हाइड्रोजन वाले केमिकल शिफ्ट से लगभग 20 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर कितनी बातें बता दोगे आप, एक काम करो सर सिस्टमैटिक बता दो ना, बिल्कुल सिस्टमैटिक ही बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 13C NMR की। 13C NMR कुछ नहीं है, इसी के तरह ही है, हाइड्रोजन की तरह ही है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन है और हमारे पास 1H है और 13C है, अगर हम क्या लेते हैं सर, अगर हम यहाँ ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, हमने यहाँ बोला कि आपके पास दोनों में फर्क क्या क्या है। तो सबसे पहले जो 1H है बच्चों, ये सेंसिटिव ज्यादा है, क्या, ये सेंसिटिव ज्यादा है, जबकि ये क्या है, ये लेस सेंसिटिव है। क्या बच्चों, तो ये लेस सेंसिटिव है। इसके लिए जो रिकॉर्डिंग टाइम है बच्चों, रिकॉर्डिंग टाइम मतलब जितना देर में आपको पीक आता है उसको रिकॉर्डिंग टाइम कहते हैं। रिकॉर्डिंग टाइम क्या हो गया बच्चों, इसके लिए ज्यादा हो गया, जबकि ये क्या हो गया, इसके लिए रिकॉर्डिंग टाइम क्या हो गया, सॉरी इसके लिए ज्यादा नहीं हुआ, इसके लिए क्या हो गया, कम हो गया ना, तुरंत आ जाता है इसका, इसमें तुरंत आ जाता है विद इन 30 सेकेंड, कितना, 30 सेकेंड। जबकि इसका जो रिकॉर्डिंग टाइम है वो बहुत हाई है, मतलब काफी टाइम लगता है इसमें, रिकॉर्डिंग टाइम बहुत हाई है, कितना, ये लगभग 30 मिनट के आसपास लगता है। ठीक है, ये सैंपल भी ज्यादा चाहिए होता है, लेस सैंपल रिक्वायर्ड, इसमें सैंपल कम चाहिए होता है, लेकिन यहां क्या चाहिए होता है आपको, मोर सैंपल क्या रिक्वायर्ड,
और क्या बच्चों? सर और भी कुछ फर्क है? हमले बिल्कुल फर्क है। ये क्या होता है, ये जो 1H NMR होता है बच्चों, ये चीप होता है, सस्ता होता है, एक दो मतलब 200-300 रुपए में हो जाएगा। ये 700-800 रुपए का जाता है, ये कॉस्टली जाता है थोड़ा। ठीक है, ये क्या हो जाता है, ये कॉस्टली हो जाता है। ठीक है, ओके। 13C NMR में क्या होता है, कपलिंग नहीं होता है। मतलब जो होता है, आप ठीक है बात करते हैं कि ये जो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या करता है आपको, इसमें जो होता है 3J कपलिंग होती है, 4J कपलिंग होती है, 5J कपलिंग भी हो जाती है, इस सब में होता है, इन सब में ये वाला कपलिंग डन होते हैं। लेकिन इसमें वो कपलिंग नहीं होती है, इसमें सिर्फ क्या होती है, इसमें सिर्फ 1J कपलिंग हो सकती है। क्या हो सकती है इसमें? इसमें सिर्फ और सिर्फ 1J कपलिंग पॉसिबल है, और वो भी किसके साथ, हाइड्रोजन ओनली। ठीक है, मतलब ये कार्बन होके भी कार्बन के साथ कपलिंग नहीं कर पाता है। ठीक है, इसमें और क्या है भाई, अगर इसका जो हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट आप लोगे, ठीक है, हाइड्रोजन का जो केमिकल शिफ्ट मान लो, अगर आप लेते हो कोई केमिकल शिफ्ट, मान लो उसका केमिकल शिफ्ट आप डेल्टा डेस लेते हो, तो 13C वाले का जो केमिकल शिफ्ट होगा ना, वो लगभग 20 गुना हो जाएगा। इसका केमिकल शिफ्ट कितना हो जाएगा बच्चों? लगभग 20 गुना हो जाएगा इसका केमिकल शिफ्ट। आप सवाल उठाओगे कि सर क्यों 20 गुना हुआ सर लगभग, मैंने देखो उसका उसके पीछे रीजन क्या है, वो रीजन समझ लो। आप इन सब चीजों को समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है, रिलैक्स हो जाइए। आपने सवाल पूछा कि सर 1H NMR के कंपेयर में 13C NMR का जो केमिकल शिफ्ट हुआ वो 20 गुना क्यों हुआ? देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो जो 1H NMR होता है, ठीक है, उसका जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है 1H NMR के लिए कितना होता है सर? ये होता है 42.57, क्या 42.57 क्या, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। सोचो, है ना, मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। लेकिन अगर हम बात करते हैं कार्बन की, तो ये कितना हो गया, 10 पॉइंट क्या आपको 70 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला। अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चला है कि ये 42.57 हो गया, और ये क्या हो गया आपको 10.70 मेगाहर्ट्ज पर टेस्ला है। तो लगभग कार्बन से जो है ना हाइड्रोजन 4 गुना ज्यादा है। कार्बन से हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, 4 गुना ज्यादा होता है। आप बोलोगे सर 4 गुना ज्यादा है तो इससे केमिकल शिफ्ट तो कार्बन का ना ज्यादा होना चाहिए, हाइड्रोजन का ज्यादा कैसे हो गया? मैंने बोला देखो, कार्बन, अच्छा एक रीजन और है, पहले इसको समझ लो। ये वाला क्या हो गया देखा आपने, आप इसको देखो कि ये क्या हो गया, इससे 4 गुना हुआ। और दूसरी बात क्या होता है बच्चों, कि एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके सराउंडिंग में? सर उसके पास सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोलो बच्चों, कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर हाइड्रोजन के सराउंडिंग में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन के सराउंडिंग में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि कार्बन के सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। यानी ये इससे कितना गुना ज्यादा है? तो आप बोलोगे सर इसमें +5 टाइम एक्स्ट्रा। मैं आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ, कोई एक्जेक्टली मैं नहीं बता रहा। ये चीज बताई नहीं जा सकती कि केमिकल शिफ्ट कितना ज्यादा होगा, वो मैं आपको याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ कि ये क्या हो गया, 5 इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, ये कोई मेथड नहीं है बच्चों, बस एक टेक्निक है। इसके पास क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो आप बोलोगे देखो इससे 4 गुना ज्यादा हुआ और ये 5 इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा है, ये 4 गुना ज्यादा, ये 5 गुना ज्यादा। वाह सर क्या मैथमेटिक्स लगाई है। ठीक है, मैथमेटिशियन भी शर्मा जाए, लेकिन ठीक है वो आपको याद करने का तरीका है। इससे एक जो होगा आपको क्या होगा कि केमिकल शिफ्ट आप देखो ना, 5 गुना 4 कर दो तो 5 6 क्या हो गया, 20 हो गया। वो भी एग्जैक्टली नहीं होता, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो 13C NMR है बच्चों, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसे सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। इसको सिंप्लीफाई किए बिना आप इसके जुड़े हुए सवाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग करेंगे इससे जुड़े हुए सवाल। चलिए, तो पहले इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए तो। नोट कीजिए। लिखिए, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ C13 NMR
C13 NMR is similar to C13 NMR is similar to C13 NMR is similar to 1H NMR कि NMR कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो जैसे क्या हो गया 1H का है वैसे ही 13C का है। फॉर एग्जाम्पल नंबर वन both have I is equal to minus half या I is equal to half, यही ना। बोथ हैव क्या बच्चों, आई का वैल्यू दोनों के लिए क्या होता है, अरे यार दोनों के लिए आई का वैल्यू क्या हुआ बच्चों, हाफ हुआ। ठीक है, दूसरी बात स्पिन स्टेट कितना हो गया दोनों के लिए, तो आप बोलोगे सर आई का वैल्यू हाफ है सर, तो हमारे पास स्पिन स्टेट का फॉर्मूला होता है 2ni+1, तो सर 2 इंटू एन, तो भाई एन ही रह गया, इंटू आई कितना हो गया सर हाफ हो गया, और +1, तो क्या हो गया गौर से देखिए, तो ये हो गया आपको कितना n प्लस क्या 1, तो सर हमारे पास स्पिन स्टेट कितना होता है सर, स्पिन स्टेट हमारे पास क्या हो गया n+1। चलो ठीक है, नंबर 3 में हम दोनों, ये क्या स्पिन स्टेट अगर 3 है मतलब 2 है, और से देखिए हमारे पास एक हाइड्रोजन के लिए भी अगर क्या हो गया, अगर हमारे पास क्या हो गया 4 1 हाइड्रोजन, अगर हमारे पास स्पिन स्टेट कितना हो गया, तो 1 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया n+1 यानी कि 1+1 बराबर 2। उसी तरह से 4 1 कार्बन के लिए भी वही होता है, स्पिन स्टेट इज इक्वल टू 1+1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 ही हो गया। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें बच्चों, जैसे अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए, देखिए अगर हमारे पास इस तरह से हम उठाते हैं, ये देखिए ऐसे, और एक क्या हो गया ऐसे, गायरोमेट्रिक रेशियो इस तरह से, तो ये चीज 1H के साथ भी होती, मान लो इसको प्लस हाफ मान लो, इसको माइनस हाफ मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। तो ये चाहे 1H हो चाहे 13C हो, दोनों में ही क्या होगा, ये सिमिलर फिगर आएगा, ये फिगर चेंज नहीं होने वाला, दोनों में ही क्या आ जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया अपने आप में एक सिमिलरिटी है। अच्छा, और भी सिमिलरिटी है, और क्या सिमिलरिटी है सर, दोनों के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होंगे, बोथ हैव सेम रेफरेंस स्टैंडर्ड, बोथ हैव सेम रेफरेंस स्टैंडर्ड, दोनों का रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या हो गया, तो दोनों का रेफरेंस स्टैंडर्ड सेम हो गया, क्या एच टीएमएस, टेट्रामिथाइलसिलेन, यही ना होता है, दोनों के लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड भी क्या हो गया बच्चों, सेम हो गए। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट भी आपको नोट करने हैं, नोट कर लीजिए बच्चों। और अब देखिए क्या हो गया भाई, तो जो केमिकल शिफ्ट का फर्क है, यानी केमिकल शिफ्ट ऑफ, अगर मान लो हम जो हाइड्रोजन लेते हैं, इससे केमिकल शिफ्ट ऑफ जो आपको क्या होगा, इससे लगभग क्या 20 टाइम क्या हो जाएगा केमिकल शिफ्ट ऑफ क्या 13C। ये आप इसको इतना दूर से मत दिखाइए, क्यों लिखना फालतू में। तो ये जो होता है कि हाइड्रोजन का जो केमिकल शिफ्ट होता है, ये होता है लगभग किसके आपके आसपास, इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जाके क्या होगा 13C के इक्वल होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट अपने केमिकल शिफ्ट के वैल्यूज पे आए, उससे पहले कुछ एग्जांपल देखते हैं बच्चों, कि इसमें भी हमें सिग्नल देखना है। अगर हमें कार्बन 13 वाले सिग्नल देखने हो तो किस तरह देखेंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम ध्यान दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए यहां पर, कैलकुलेट या टर्म डालिए, स्टार लगा हिस लगाइए, कुछ लगाइए, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्नल, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्नल ऑफ 13C NMR, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्नल ऑफ 13C NMR, की 13C NMR के लिए क्या निकालिए आप, सिग्नल निकालिए। देखिए इसमें कितने हो गए, 1H NMR काउंट कर सकते हैं सर, यहाँ एक एक दो दो और यहाँ 3, तो सर यहाँ पर आपके पास 3 टाइप के क्या हो गए 1H NMR, कितने हो गए बच्चों, तो 1H NMR आपके पास 3 हो गए। लेकिन अगर बात करें 13C NMR की तो कितने होंगे, तो 13C NMR सर एक कार्बन ये उसी टाइप का ये, दूसरा टाइप का ये, दूसरे फिर ये तीसरा टाइप का, तो ये भी कितने हो गए बच्चों, ये भी 3 ही हो गए। चलो ठीक है, आगे देखिए,
डबल बॉन्ड ओ। अब चेक कीजिए सर, यहां पर जो हाइड्रोजन होगा सर, 1H NMR पहले चेक कर लो। यहाँ सर एक टाइप का, यहाँ दूसरे टाइप का सर, यहाँ तीसरे टाइप का, यहाँ चौथे टाइप का। क्योंकि कोई यहाँ पर कायरल पहले से है नहीं, इसलिए जो भी आएगा इनएंशियोटॉपिक है, डायस्ट्रोटॉपिक कोई नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें 1H NMR की, 1H NMR सिग्नल की, तो कितने हो गए बच्चों? 4 हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं 13C NMR सिग्नल की, अगर हम बात करते हैं किसकी? 13C NMR सिग्नल की, तो कितना होगा? तो सर एक तो ये हो जाएगा सर, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, चौथा ये हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा। इसका मतलब कि सर अगर हम बात करते हैं 13C NMR सिग्नल की, तो कितने टाइप के हो गए? तो 13C NMR टाइप के सिग्नल कितने हो गए बच्चों? 5 हो गए। ओके, वेरी गुड। और एग्जांपल देखिए सर, जैसे एक एग्जांपल और बना दिया जाए, ये लो। चलो ठीक है, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इस वाले को चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, इसमें पहले 1H NMR काउंट कीजिए, 1H NMR के सिग्नल काउंट कीजिए। ठीक है, पहले क्या करते हैं हम लोग? 1H NMR के सिग्नल काउंट करते हैं। 1H NMR सिग्नल, गौर से देखिए। आप बोलोगे सर यहाँ एक टाइप का सिग्नल होगा सर, वेरी गुड। सर कायरल घुस चुका है सर, गौर से देखिए, ये कायरल है। इसका मतलब जहां भी हाइड्रोजन 2 मिले, आप पकड़ के उसको डायस्ट्रोटॉपिक मान लीजिएगा। तो एक सर यहाँ हो गया, दूसरा तीसरा यही हो गया सर। सर यहाँ पे एक आ गया सर चौथा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पांचवा। सर एक हाइड्रोजन यहाँ है, छठा। और सर ये दोनों अलग अलग मिथाइल, लेकिन सातवां नहीं होगा सर, सातवां आठवां होगा, क्योंकि कायरल आ चुका है। इसको लीजिएगा तो क्या आर बनेगा? मान लीजिए आर आर। इसको लीजिएगा तो एस बनेगा, तो आर एस, एस आर। देखो ये आर है, इधर लोगे तो आर बना, इधर लोगे तो क्या बना? एस बना। तो एक बार आर आर बना, एक बार आर एस बना, तो इसलिए क्या होगा? आपको फर्क आ जाएगा। तो 1H NMR के सिग्नल कितने हो गए बच्चों? तो 6, ये 7 और ये 8। तो 1H NMR के सिग्नल कितने हो गए? 8 सिग्नल हो गए। लेकिन अगर हम बात करते हैं 13C NMR सिग्नल की बच्चों, अगर हम किसकी बात करते हैं? 13C NMR सिग्नल, इसकी बात की हमने, 13C NMR की बात की। तो कितना हो गया? आप बोलोगे सर एक, एक, दो, तीन, चार, ये 5, ये 6, और सर स्टिल सर ये गौर से देखो, ये कायरल है तो यहां इसको भी फॉलो करेगा। तो इसलिए क्या हो गया? 6 के बाद ये 7 और ये 8। तो कितने हो गए? तो उसके पास कितने थे? उसके पास थे 8, और यहां भी कितने हो गए? 8। बोलोगे सर ये कैसे हो गया सर? 8 क्यों हो गया? 8 गौर से देखो, आपने इसको छोड़ा, उसने उसको पकड़ लिया। ठीक है, देखो एक, दूसरा टाइप कार्बन, तीसरा टाइप कार्बन, चौथा टाइप, पांचवा, छठा। और ये दोनों सिमिलर नहीं है ना बाबू, गौर से देखिए, ये दोनों सिमिलर नहीं है। मान लो ये कायरल है, तो कार्बन के लिए भी तो कायरल है। एक बार उधर मान लो आर आर बनेगा, बार आर एस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फर्क हो जाएगा ना। इसलिए कार्बन सिग्नल कितने हो गए? वो भी आपको कितने हो गए? 8 हो गए। चलो, वेरी गुड। हम्म चेक कीजिए यहाँ कितने टाइप के होंगे सर। यहाँ देखो, सबसे पहले तो कायरल आ चुका है सर, देखो, और यहाँ भी कायरल आ चुका है। इसका मतलब कि अब आप लापरवाही नहीं कर सकते, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। हाइड्रोजन काउंट करो सर, एक, वेरी गुड। सर दूसरा, सर पहले हाइड्रोजन काउंट कर रहे हैं ना, एक हो गया, यहाँ यहाँ दूसरा हुआ। सर यहाँ से भी एक सिग्नल मिलेगा, तीसरा। सर यहाँ से 2 सिग्नल मिल जाएगा, चौथा, पांचवा। सर यहाँ से एक सिग्नल मिल जाएगा, सर ये भी 2 मिल जाएगा, 4, चौथा, पांचवा है, तो छठा, सातवां सिग्नल यहाँ से मिल गया, मतलब वेरी गुड। अब कार्बन सिग्नल चेक करो, बोलो ठीक है सर, कार्बन सिग्नल चेक कर रहे हैं। तो कार्बन सिग्नल कितना हो गया भाई? तो कार्बन सिग्नल हो गया सर एक, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, और यहाँ कितना हो गया बच्चों? तो यहाँ 7 हो गया। देखिए ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7 हो गए। जबकि वहां हाइड्रोजन सिग्नल कितने थे? हाइड्रोजन सिग्नल भी आपको 7 ही है। और देखो 1H NMR कितना हो गया? तो 1H NMR के सिग्नल भी आपको कितने हो गए बच्चों? 7 ही होगा, 7 ही है ना? हाँ जी। और 13C NMR के सिग्नल भी कितने हो गए आपको? ये आपको 7 ही हो गए। चलो कोई बात नहीं, एक एग्जांपल और देखो। हम्म ठीक है, देख के तो आपको पता चल रहा होगा सर, कायरल तो आ चुका है सर, कायरल की एंट्री हो चुकी, कायरल यहाँ भी है सर, कायरल यहाँ भी है। भले कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन है तो ये कायरल। बाद में आप बीच में बीच काट दो तो सर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये कायरल है, मतलब ये कार्बन कायरल है। कुछ और लग जाएगा तो फिर कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव हो जाना है।
चलो अभी कंपाउंड पैरेलल है लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव फिलहाल के लिए नहीं, क्योंकि हम काटेंगे तो ये कट जाएगा। हालांकि 2sp3 कन्फर्मेशन कट जाएगा तो फिर पार्शियली ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। पार्शियली इनएंशियोमर पार्शियली डायस्ट्रोमर का केस आ जाएगा, वो स्टीरियो का, वो छोड़ दो। चलो सवाल क्या है भाई मेरा, हमें आपको 1H NMR का सिग्नल निकालना, 13C NMR का सिग्नल निकालना। चलो आप लोग सबसे पहले 1H का सिग्नल निकालिए, एक यहां से आया दूसरा, ठीक है सर ये दोनों सिमिलर है तो तीसरा। सर यहां पे दो हाइड्रोजन है सर, गौर से देखिए दो हाइड्रोजन है यहां पर, तो क्या हो गया चौथा पांचवा, लेकिन उसी तरह ये भी तो चौथा पांचवा है, क्योंकि क्या हो गया गौर से देखो तो सिमिलर है ना। अच्छा सर ये छठा, तो ये भी छठा। सर यहां सातवां आठवां, सर यहां भी सातवां आठवां, बोलो कोई दिक्कत। एक दो तीन तीन चार पांच, देखो यहाँ दो हाइड्रोजन तो दो हो गया, चार पांच, फिर ये हो गया छह, फिर ये हो गया सात आठ, तो सात आठ। चलो कार्ब ये क्या हो गया 1H NMR कितना हो गया बच्चों, तो 1H NMR क्या हो गया 8 सिग्नल। अच्छा चलो 13C NMR पे आ जाओ, 13C NMR के सिग्नल काउंट करो। 13C NMR के सिग्नल कितने हो गए, 13C NMR के सिग्नल हो गए गौर से देखिए, एक इस पे नहीं लिखते, एक दो, देखो सर तीन तो तीन, चार तो चार, ठीक है, पांच तो पांच, छह तो छह, और एक सात। गौर से देखो तो 13C NMR सिग्नल कितने, देखो ना एक दो तीन चार पांच छह और एक सात। जरूरी नहीं कि 1H NMR 13C NMR के सिग्नल एक जैसे आए, अलग अलग होंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। समझ रहे बात को, 13C NMR और 1H NMR के सिग्नल आपको अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, ठीक है। बताइए इसमें 1H NMR कितना है, 13C NMR कितना, फटाफट बताइए, निकालिए, निकाल के बताइए 1H NMR के सिग्नल कितने, 13C NMR के सिग्नल कितने हैं, फटाफट बताते चलिए। बताइए। हाँ जी बताइए, कितने हैं इसमें सिग्नल, कितने हैं कार्बन, कितने सिग्नल हाइड्रोजन, कितने सिग्नल। हाँ जी 1H NMR सिग्नल बताइए, 13C NMR सिग्नल बताइए। इसमें भी बताइए 1H NMR 13C NMR। चलो शुरू करें। अब बोलोगे सर कुछ है नहीं सर, कोई दम नहीं है सर। 1H NMR कितने हुए सर, ये एक 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 एक, हाँ सर, सर दो 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 दो, तो 1H NMR तो क्या हो गया, H1H वाले दो हो गए, और सर कार्बन क्या हो गया, एक 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 एक, दो 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 दो, ये वाला भी तो काउंट कर लीजिए, तो 13C कितना हो गया बच्चों, 13C कितना हो गया, तीन हो गया। गौर से देखिए 13C कितना हो गया, तीन हो गया। चलिए इस पे आ जाइए, ये वाले पे, ठीक है, इस वाले पे आ जाइए, क्या हो गया गौर से देखिए, एक 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 एक, बोलो हाँ, दो 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 दो, बोलिए हाँ, और तीन तीन, तो सर 1H तो कितना हो गया, 1H तो तीन हो गया, और 13C कितना हो गया सर, तो एक 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 एक, दो 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 दो, तीन 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 तीन, चार चार, तो 13C कितना हो गया सर, तो 13C हो गया कितने, चार, बोलो हाँ। इसको देखिए, इस वाले को गौर से देखना, तो थोड़ा इसको ना सोच समझ के देखिए, थोड़ा इसको ना देखने का नजरिया बदलिए, ऐसे देखिए फिर आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ऐसे देखिए, आप बोलोगे सर अगर इसको ऐसे देखा जाए सर, इसमें बीचों बीच, तो क्या होगा सर, ये हाइड्रोजन पहले चेक करो, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन सेम, तो वन वन, सर यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम, तो टू और टू, सर यहाँ वाला और यहाँ वाला सेम, तो थ्री और थ्री, सर यहाँ वाला और यहाँ वाला फोर और फोर, यहाँ वाला और यहाँ वाला क्या हो गया, फाइव और फाइव। तो कितने हाइड्रोजन हो गए सर आपके पास, 1H, तो सर 1H आपके पास कितने हो गए, 1H आपके पास कितने हो गए, पांच हो गए सर, देखो ना, अरे एक दो तीन चार पांच, ये इस पे तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो H कितने हो गए सर, तो H हो गए फाइव, और 13C कितने हो गए सर, तो 13C कितना हो जाएगा, 13C हो जाएगा सर, गौर से देखो, एक एक दो दो तीन तीन चार चार पांच पांच छ छ, और ये सात सात, तो 13C कितना हो गया सर, 13C हो गया सेवन आपके पास, बोलो हाँ। सर उस पर चलिए,
इस वाले पे आइए, इसमें सर हमें पहले 1s देखना है। क्या देखना बच्चों? 1s। तो सर 1 1 1 1 1 1 सर 1 हाइड्रोजन हो गया। 2 2 2 2 2 2 बस, यहाँ नहीं है हाइड्रोजन, ये तो बेंजीन से जुड़ा हुआ पार्ट है। तो सर हमारे पास 1h कितना हो गया सर? तो 1h हमारे पास 2 है, लेकिन 13 से कितना हो गया? हमने 13 से काउंट कर लो। 1 1 1 1 1 1 सर एक टाइप का, 2 2 2 2 2 2 दो टाइप का, 3 3 3 3 3 3 तीन टाइप का, 4 4 4 4 4 4 4 टाइप का। यानी कि 13 से कितना बच्चों? 13 से आपके पास कितने हो गए? 4 हो गए। बोलिए, कौन तकलीफ, कोई दुख, चिंता, फिक्र नहीं ना? इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं कि हाँ भाई आपके पास 1h कितने हैं, 13 से कितने। मैंने एग्जांपल भी डाल रखे हैं, आप उसको देख लेना, ठीक है? ठीक है बच्चों, मैंने बोला कि केमिकल शिफ्ट लगभग 20 गुना ज्यादा होता है। अच्छा ये नोट कर लिया ना? हाँ सर, मैंने बोला कि केमिकल शिफ्ट लगभग 20 गुना ज्यादा होता है। आपके पास एक एग्जांपल है। अब आइए केमिकल शिफ्ट पे। हमने केमिकल शिफ्ट का आपको वैल्यू लिखा दिया था, उसके यूज को देखेंगे, केमिकल शिफ्ट के यूज को देखेंगे। CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O और ये क्या? CH3, ठीक है? अब बोलो सर इस टाइप एग्जांपल तो हमें देखने की आदत है सर, हम तो ऐसे एग्जांपल को नाश्ता में चबा जाते हैं। 0.9 है सर, ये 1.3 है सर, लेकिन 1.3 ऑक्सीजन ईस्टर जुड़ा है तो 3 जुड़ जाएगा। और सर ये 1.3 है सर, लेकिन इधर का इस कार्बन वाला कार्बोनिल साइड से जुड़ा है तो इसमें क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। तो सर इसके पास क्या हो जाएगा? 0.9, ये 13.3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4.3 लिख देंगे, और 1.3 को हम 2.3 लिख देंगे। बोलो हाँ, कर सकते हैं ना सर? हाँ सर कर सकते हैं। लो, तो ये तो क्या हो गया? ये तो 1h हो गया ना बच्चों, ये तो 1h का जो सिग्मा जो गया, सिग्मा क्या हो गया? 1h का वैल्यू है। ये क्या बच्चों? सिग्मा 1h है। लेकिन अगर हम इसी बात करें कि सिग्मा 13c की, तो इसको आप 20 से गुना कर दीजिए, तो 0.9 है ना, तो 20 कितना हो जाएगा? 18 से 20 के आसपास। ये एक रेंज होगा बच्चों, जैसे ये रेंज है ना, मैं कभी नहीं बोलता हूं कि इसका वैल्यू डिटो इतना होता है, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे होगा इसका वैल्यू। आप इस भरोसे मत रहना कि एग्जैक्टली इसका वैल्यू यहां होगा, इसका वैल्यू थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जाएगा। 18 से 20, ये 4.3 है, इसको 20 से गुना 4 दूनी 8 और 4 3 12, तो ये लगभग आपको 80 से लेके 82 83 के आसपास का वैल्यू आएगा, ठीक है? ये 2.3 है, ये 2.3 में 20 से गुना कर दिए, 20 दूनी 40 46 हो गए, तो क्या हो गया आपको? ये हो गया लगभग ऑलमोस्ट 40 से 46 के बीच इसका पीपीएम ही आएगा। इसका वैल्यू किसमें आएगा बच्चों? पीपीएम में ही इसका वैल्यू आएगा, ठीक है? चलिए हम लोग ये कंपाउंड बनाते हैं बच्चों, उसमें केमिकल शिफ्ट देखते हैं। गौर से देखिए, कंपाउंड है हमारे पास। प्लीज आप इस कंपाउंड को देखते वक्त जीओसी को अपने दिल में ही छिपा कर रखिएगा, जीओसी की भावना को सामने मत लाइएगा, ठीक है? जीओसी को भी मत कीजिएगा उठा के, आप यहाँ जीओसी को उठा के ले आइए। चलो हम बात करते हैं किसकी? 1H, हम केमिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं। आपको पता है केमिकल शिफ्ट देखने के लिए जीओसी सेकेंडरी फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर फील्ड इफेक्ट है, जो आपको बता चुका हूं। आपको पता है ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और क्या हो गया? ये 6 हो गया, ये आपको पता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि सर आपके पास ये तो पता है कि सीएचओ वाला जो हाइड्रोजन होता है उसका केमिकल शिफ्ट अगर सबसे ज्यादा होगा, तो सीएचओ जो उससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन है उसका केमिकल शिफ्ट भी तो सबसे ज्यादा होगा। सोचो, जिस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा है, ये आपको पता है कि इस हाइड्रोजन का केमिकल शिफ्ट कितना होगा? सर ये 8.5 से 10 के आसपास होगा। अरे अल्डिहाइड बताया तो था मैंने, एक साइड अल्डिहाइड ऊपर से एरोमेटिक भी लगा हुआ है, तो इसका क्या हो गया? 10 के आसपास हो गया। ये वाले जो थी 3 नंबर 4 नंबर, ये सब कितने होंगे? तो सर ये जो होंगे आपको, ये कितने होंगे ज्यादा ज्यादा आपको? मतलब एरोमेटिक है सर, तो एरोमेटिक होगा तो एरोमेटिक कितने होंगे? 6.5 8.5 होते हैं। ये CH3 कितना? सर ये ऑक्सीजन जुड़ गया ना सर, CH3 का तो ऐसे औकात कितना? आपको CH3 का 0.9 है सर, ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन की वजह से 2 जोड़ दो तो क्या हो गया? 2.9 हो गया सर। ऐसा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं मार रहा है सर, वेरी गुड। तो आपको अगर हम बात करते हैं 1H है, अगर पहले क्या करते हैं? पहले 1H की बात कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं? 1H की बात करते हैं। बाकी यहाँ 1H नहीं है, इसलिए हम 1H की बात नहीं कर रहे। 1H में आपको बड़ा सिंपल है सर, ये वाले सबसे ज्यादा होगा सर, ये 3 और 4 होंगे सर। देखो ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम। अब बच गया ये 3 और 4, तो 3 और 4 में क्या हो जाएगा सर कि इसके हायर वाले के बगल में जो होगा उसका थोड़ा बढ़ा दो, जो लोअर वाले के बगल में उसका थोड़ा क्या कर दो? घटा दो, सिंपल है। चलो, तो इसमें कोई दम नहीं है। आप यहां पर आपको पता होगा 3 और 4 का केमिकल शिफ्ट लगभग क्या होगा? इक्वली होता है। लेकिन बात उससे नहीं है, अब हम बात कर रहे हैं कार्बन की। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बन की। केमिकल शिफ्ट और किसका? 13C की बात कर रहे हैं। चलो,
तो यहाँ सबसे आगे कौन हो गया सर? नो डाउट, अनडाउटली एक नंबर सबसे आगे हो जाएगा सर, अनडाउटली एक नंबर सबसे आगे हो जाएगा सर। उसका अगर अनडाउटली अगर एक नंबर सबसे आगे हो गया तो गौर से देखिए, अगर 1 नंबर यहाँ है सर तो 3 ऑर्थो है सर, ऑर्थो पे पॉजिटिव आएगा तो क्या हो गया सर? 1 के बाद क्या हो गया हमारा 3, क्योंकि अगर CHO इलेक्ट्रॉन खींचता है तो 3 पे सीधे सीधे प्लस चार्ज आएगा सर। 3 के बाद सीधा चार्ज कहां आएगा? 5 पे आएगा सर। आप रेजोनेंस करवा के देखो ना बच्चों, आप ऐसे मत सोचो, आप रेजोनेंस करवा के देखो। देखो ये कहां होगा? सबसे पहले 3 पे आया, फिर कहां होगा? तो 5 पे आएगा चार्ज। बोलो हाँ, बोलो, ठीक है। चलो तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब किसका नंबर आ गया? तो सर अब आपको नंबर आ जाएगा किसका? 2 का। और सबसे लास्ट में किसका नंबर आ जाएगा सर? 6 का। सोचो वहां हाइड्रोजन होता, ये 2 पे, ये एरोमेटिक लेंथ, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन का वैल्यू ज्यादा होता तो कार्बन का वैल्यू भी तो ज्यादा होगा। तो 6 वाला क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाना है, ठीक है। चलिए ये 1 3 5, अरे तो 4 कहां रह गया? 1, देखो 1 3 5, ये 2, अच्छा अब 4, क्योंकि 2 से था 4 और लास्ट में 6, यहाँ सॉरी मैंने 4 छोड़ दिया, यहाँ पहले 4 और फिर लास्ट में क्या हो गया? 6। तो अब जो केमिकल शिफ्ट की बात करें, किसके लिए बात करें बच्चों? अब हम लोग कार्बन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? कार्बन के लिए कर रहे हैं। एक और एग्जांपल उठा के देखते हैं। ये वाला हमने 1H NMR में कर रखा था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। इस वाले एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल है, हमने इसे आपको 1H NMR वाले में कर रखा था बच्चों, इसको 13C NMR में करते हैं। देखो 13C NMR होने से क्या हुआ? मैंने बोला नहीं कि 1H की ही तरह, बस 1H से इसका केमिकल शिफ्ट 20 गुना ज्यादा है। कितना हो गया? 20 गुना ज्यादा है। और जो एक बात याद रखना, सब में मिल जाएगा, एक आपको नहीं मिलेगा, कार्बोनिल। सोचो कि कार्बोनिल का तो आपको पता ही नहीं, क्योंकि इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं। कार्बोनिल में तो हाइड्रोजन नहीं, तो इसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू कैसे पता चलेगा? इसका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू लगभग 220 के आसपास होता है, ये याद रखना। बाकी सब में क्या करना? 10-20 गुना बड़ा करना। क्योंकि कार्बोनिल में तो हाइड्रोजन है ही नहीं, मान लो कीटोन है बच्चों, तो कीटोन में हाइड्रोजन है ही कहां जो आप उसका केमिकल शिफ्ट 20 गुना करोगे? किससे करोगे? जब कोई है ही नहीं तो किससे करोगे? तो ऐसे सिचुएशन में आप याद रखना कि उसका वैल्यू 220 के आसपास होता है। बाकी सब है, बाकी सब 20 गुना होता है, बस ये वाला क्या होता है? इसका वैल्यू 220 होता है कार्बोनिल का। ये आप थोड़ा याद रखना कि इसमें कितना होता है? 220 के आसपास होता है। चलो लिख लो इस चीज को। कार्बोनिल के लिए 13C का वैल्यू पता नहीं लगता है, क्योंकि उसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए उसका डायरेक्ट वैल्यू याद रखो कितना? 220 के रेंज में, मतलब 220 के आसपास। बाकी सबका केमिकल शिफ्ट का वैल्यू डायरेक्ट याद हो जाएगा, जितना है इसके इधर उससे 20 गुना कर दो। चलो जी, इसमें क्या लगता है केमिकल शिफ्ट सबसे ज्यादा क्या करें? सबसे ज्यादा किसका करेंगे? तो सर उसमें हम अगर नंबर कर देंगे सर 1 2 3 4 5, हम कार्बन को नंबर कर रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं कर रहे हैं हम। सर सबसे पहले नंबर तो क्या हो गया? 4 नंबर का आ गया सर, क्योंकि कार्बोनिल अपने आप में सबसे ज्यादा पावरफुल है। हाँ अब हाइड्रोजन वाला सबको समेटो। अब बोलो सर देखो ये CH3 सबसे कम वैल्यू है सर, हम बोले सबसे कम है, सबसे पीछे डाल दो सर 1। सर अब ये गौर से देखेंगे सर, ये वाला जो होता है 0.3 है, 0.9 है सर, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से 2 जुड़ गया तो 2.9 हो गया। जबकि इस वाले में गौर से देखिए सर, ये तो 6.5 से, मतलब ये क्या था? 4.5 से 6.5 था सर। कहाँ वो कितना हो गया? 0.9 में 2 जुड़ा तो 2.9। और ये आपको पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है बच्चों, पाई बॉन्ड वाला जो हाइड्रोजन का वैल्यू ही 4.5 से 6.5 होता है। देखो आप हाइड्रोजन कंपेयर करो, उसके हिसाब से कार्बन वाला लिख दो। आपको कार्बन का लिखने जानने की जरूरत नहीं है, जो हाइड्रोजन का होता है उससे 20 गुना ज्यादा कार्बन का होगा। इसमें हाइड्रोजन था ही नहीं, तो इसमें परेशान नहीं होना, इसका डायरेक्ट लिख लो 220 का होता है, इसका 220 सीधा 220 ppm। बाकी सबके लिए चेक कर लो सबसे कम किसका होगा, तो सबसे कम इसका होगा सर 0.9। तो इसका मतलब 220 से गुना करो सर, 20 के आसपास का केमिकल शिफ्ट आएगा। इसका केमिकल शिफ्ट कितना के आसपास आएगा? तो 20 के आसपास केमिकल शिफ्ट आ जाएगा। ओके सर, ये वाले कितना होगा सर? इसका होना चाहिए 0.9, लेकिन 2 ऑक्सीजन बगल में जुड़ गया, और सर ईस्टर है असल में, तो 2 नहीं 3 जुड़ेगा, तो ये 3.9 हो जाएगा। तो 3.9 हो जाएगा तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑलमोस्ट 80 के आसपास आ जाएगा। क्या इसका केमिकल शिफ्ट कितना आ जाएगा? लगभग 80 ppm के आसपास आ जाएगा। कोई बात नहीं, ये वाला तो हो चुका है, ये तो 220 ppm होता है, ये आपको याद रखना है। ये लमसम 230 ppm होता है, उसी रेंज में होता है। चलो सर इन दोनों का बता दो तो काम हो जाए, हम लोग बिल्कुल जानेंगे। देखो ये तो कंफर्म है कि ये यहां जा रहा है तो ये यहां जा रहा है, ये तो हमने पढ़ रखा है। तो यहां तो सीधा सीधा प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू इससे तो ज्यादा है, इसका वैल्यू इससे तो क्या हो गया? ज्यादा है। आप बोलोगे सर हमें डिट्टो बताओ, बिल्कुल डिट्टो बताऊंगा। आपको पता है ये CH है, CH का कितना होता है पाई बॉन्ड वाले का? सर पाई बॉन्ड का 4.5 से 6.5 होता है। एक पे प्लस आ रहा है, उस पर कोई प्लस नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर इसका मान लें, अगर इसका हम मान लेते हैं 6.2 मान लेंगे इसका,
या चूंकि पॉई बॉन्ड आ रहा है तो 6.5 नहीं भाई 7 के आसपास चला जाएगा। ये कितना चला जाएगा? 6.5 तो नॉर्मल होता, ये चला जाएगा 7.5 के आसपास। वैल्यू बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पे तो वैल्यू बढ़ गया, तो 7.5। लेकिन इसका वैल्यू नहीं बढ़ा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज आ ही नहीं रहा। तो वही 4.5 से 6.5 के रेंज में मान लो कि ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका मतलब ये तो 1H के लिए था ना, तो 13C के लिए कितना हो जाएगा? 7.5 गुना 2 कर दो, 20 कर दो, 7 दूनी 14, 15, ये लगभग 100 क्या हो गया आपको? 150 के आसपास हो गया। बोलो कितना हो गया? ये लगभग 150 हो गया। अच्छा कोई 150 ही हुआ ना, 7 दूनी 14, 15, हाँ ठीक है 150 हुआ। ठीक है, और ये वाला कितना हुआ? तो सर ये 6 दूनी 12 यानी कि लगभग 120 हुआ। अब आपके लिए आसान है करना, क्या सोचो। तो सबसे पहले कौन हो गया नंबर? सबसे पहले नंबर 4 सबसे लास्ट में कौन हो गया? नंबर 1। चलो अच्छा ये नंबर 1 ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद किसका नंबर दे? तो सर उसके बाद नंबर दे दीजिए किसका? 5 नंबर वाले का। वेरी गुड। उसके बाद किसका नंबर दे? तो सर उसके बाद दे दीजिए सर ये 3 नंबर वाले का। और उसके बाद कौन दे? सर 2 नंबर दे दीजिए। देखिए इस तरह से आप केमिकल शिफ्ट ऑफ क्या कर सकते हैं? 13 CNMR लिख सकते हैं। मैं आपको कोई केमिकल शिफ्ट याद नहीं करवा रहा हूं बच्चों, आपको ज्यादा मन करे तो आप केमिकल शिफ्ट का चार्ट देख लेना, लेकिन वहां भी आपको कंफ्यूजन ही हाथ लगेगी, क्योंकि केमिकल शिफ्ट का रेंज अलग अलग मॉलिक्यूल के हिसाब से अलग अलग होता है। आपको गूगल पे जितने भी एग्जाम्पल दिखेंगे वो सभी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के एग्जाम्पल होंगे, जहां पर कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग सैंपल यूज किया, अलग अलग मशीनें यूज की, अलग अलग लेवल ऑफ प्योरिटी इम्प्योरिटी यूज किया, जिसकी वजह से उनके सैंपल में भी काफी वेरिएशन आए। और उसको समझने के लिए आपको उसी रिसर्च के लेवल पे जाना होगा। आप इस कॉपी यहाँ की पढ़ाई के लेवल से आप उस एनएमआर को समझने की कोशिश करेंगे तो आप कई बार फेल हो जाएंगे, क्योंकि कई सारे सैंपल्स ऐसे हैं जिसके बारे में मैं आपको बता ही नहीं रहा, क्योंकि बताने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ना CrCl3 के बारे में बता रहा हूं, ना मैं आपको D2O के बारे में बता रहा हूं, ना मैं आपको DMSO के बारे में बता रहा हूं, ना मैं रिएक्शन कंडीशंस के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि ये वो तभी करोगे जब आप उस एनएमआर मशीन पे बैठोगे। ठीक है, तो वहां के फिगर से इसको पूरी तरह से कनेक्ट कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आप जो यहाँ पढ़ रहे हैं ये जैसे बकरी चढ़ाना समझते हैं ना, तो ये जैसे एनएमआर पढ़ना मतलब बकरी चढ़ाना हुआ। और वो जो आपको वहां जो एनएमआर होगा वो बकरी चढ़ाना नहीं होगा, वो होगा जैसे बुलडॉग टहलाना हुआ। वो दोनों में फर्क है। ठीक है, चलिए, लेकिन फिर भी मैं आपको इतनी चीजें बता दे रहा हूं, इतना कोई नहीं बताएगा आपको, आप यकीन रखो। चलो, और जरूरत भी तो नहीं है, सिलेबस जो है उसी के अकॉर्डिंग ना आप एग्जाम क्वालिफाई करो ना। एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट। फिर आप जब रिसर्च करने में जाना तो देख लेना कि आपको कौन से टॉपिक पे रिसर्च करना है। वैसे भी जैसे आप किसी टॉपिक में रिसर्च करने जाओगे तो पहले तो आपका गाइड आपको लेकर बेटा कम से कम 250 पेपर पढ़ के आ। पहले तो आपको लेकर जा बेटा लाइब्रेरी में बैठ, कम से कम 250 पेपर पढ़, उसका क्रक्स निकाल और उसको एक सिनॉप्सिस लिख के आ। उसके बाद मुझे मेरे आंख के सामने आना, उससे पहले मेरे सामने मत आना, मेरे चैम्बर में घुस मत जाइयो उससे पहले। तो सबसे पहले तो आपको भेजेगा कम से कम 250 पेपर पढ़ने के लिए, जिस टॉपिक पे आपको रिसर्च करना उसके लमसम में। इवन कि वो आप देखो, प्रोफेसर का तो टॉपिक फिक्स होता है, उसका लाइन फिक्स्ड है, वो आपके हिसाब से चलेगा, आपको उसके हिसाब से चलना है। तो आपको बोलेगा बेटा ये रहा मेरा टॉपिक लमसम, जाओ इससे फलाना फलाना पेपर है, तुम निकालो पढ़ो, जाओ सीनियर्स की हेल्प लो। पहले 1 साल में तो आपको लैब में कोई काम नहीं करने दिया जाएगा, पहले 1 साल तक सिर्फ पेपर ही पढ़ना है। ठीक है, तब वहां पर आपको पल्ले पड़ेगी भाई आपको कौन से टॉपिक पे पीएचडी करनी, उस टॉपिक पे आपको क्या करना, उस टॉपिक के पेपर्स आपको दे दनादन आपको पेपर पढ़ने हैं उसके। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। ठीक है, 13 CNMR के बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखा दूं, फिर हम लोग मल्टीप्लिसिटी पे बात करते हैं बच्चों। 13 CNMR के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखिए। पहले लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट 13 CNMR। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट 13 CNMR। लिखेंगे 13C न्यूक्लियाई 13C न्यूक्लियाई 13C न्यूक्लियाई is almost 400 time 13C nuclei is almost 400 time less sensitive less sensitive less sensitive than less sensitive than 1H NMR। इसको नोट कर लिया? हाँ जी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, 1H में कितना सेंसिटिविटी पाया गया? आप बोलोगे सर हमारे पास पाएगा 99.98% का। इसका मतलब
कि अगर हम 10,000 लोग लेते हैं सर, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम 10,000 लोग लेते हैं, देखो ना, अगर हम 10,000 लोग लेंगे सर, तो 10,000 मतलब 1,000 लोग लेंगे सर अगर हम, तो ये देखो 1,000 लोग में हमारे पास कितने मिलेंगे, तो 1,000 नहीं 10,000 लोग होंगे, जिसमें कि हमारे पास क्या होंगे, 2 लोग अननोन होंगे। ठीक है, अगर हम 10,000 लोग लेंगे तो वहां पर कितने लोग हमें मिलेंगे, या वही बात है, समझ रहे बात को ना, कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करो ना, 10,000 लोगों में हमारे पास क्या होंगे, 2 लोग ऐसे होंगे जो हमें नहीं जानते होंगे या 1H को फॉलो नहीं करते होंगे, यानी 1H NMR फॉलो नहीं करते होंगे। जबकि 13C का जो परसेंटेज है कितना है बच्चों, तो सर ये 1.08 के आसपास है, 1.108 के आसपास। यानी कि आपके पास अगर 100 लोग होंगे, उसमें से कोई एक आदमी होगा, या 1,000 लोग होंगे तो उसमें से कोई 11 जो कि NMR एक्टिव है। तो ये बहुत सेंसिटिविटी का बहुत बड़ा फर्क है। तो ये आप याद रखेंगे, इसको लिखने की या निकालने की जरूरत नहीं एग्जाम हॉल में। ये 400 गुना, ये निकाल के देखिए तो 400 गुना के आसपास ये आता है। एग्जैक्टली डिट्टो करके, डिट्टो जो कीजिएगा ना कैलकुलेशन, ये 400 गुना के आसपास आता है। तो आपने लिखा कि 13C NMR जो है 1H NMR की रिस्पेक्ट में 400 गुना कम सेंसिटिव है, या 1H NMR 13C NMR के रिस्पेक्ट में 400 गुना ज्यादा सेंसिटिव है। चलो ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, कार्बन कार्बन कपलिंग इज नॉट पॉसिबल। कार्बन कार्बन कपलिंग इज नॉट पॉसिबल। कार्बन कार्बन कपलिंग इज नॉट पॉसिबल because of carbon carbon coupling is not possible because of its very low sensitivity, because of very low sensitivity। देखो प्यारे बच्चों, मैंने कार्बन लिया, कार्बन लिया, कार्बन लिया, हाइड्रोजन ले लिया, इस तरह से मैंने आपको बोला देखो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन तो हाईली सेंसिटिव होता है, हाईली यानी कि 110% है कि ये हाइड्रोजन क्या होगा, मतलब 110% नहीं, 99.98% ये श्योर है कि ये हाइड्रोजन क्या होगा, NMR एक्टिव होगा। ठीक है, और ये वाले क्या हो गया, 1.18% चांस होता है इनका कि हाँ भैया 1.18% चांस होगा कि ये क्या हो जाएंगे, मतलब कपल करेंगे, मतलब इनके इनकी प्रेजेंस होगी, NMR एक्टिव होगी। तो इस हाइड्रोजन को यहां से इस हाइड्रोजन तक जाना है, तो इसने इस क्या किया, इस बॉन्ड के थ्रू यहां सिग्नल भेजा और इसको मिल गया। दोनों NMR एक्टिव थे, दोनों ने एक्सेप्ट किया, अच्छे से मजे से दोनों ने क्या की, कपलिंग की, स्प्लिटिंग की, क्या खूब स्प्लिटिंग किया। इसने ये इसके रेस्पेक्ट में डबलेट, ये इसके रेस्पेक्ट में डबलेट, और हाइड्रोजन होगा तो डबलेट, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट से क्वाड्रेट, क्विंटेट, सिक्सटेट, हेप्टेट, दैट मीन मल्टीप्लेट। तो इसके लिए करना आसान है ये कपलिंग, लेकिन इसके लिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। पता चलेगा 1,000 कार्बन में कोई 11 कार्बन था, और ये भी 1,000 कार्बन में कोई 11 कार्बन था। अब आप ही बताओ कितनी पॉसिबिलिटी कम है कि उन 11-11 हजार के सेट में जो 11-11 लोग कपल, मतलब जो NMR एक्टिव थे, वो एक जगह जमा हो जाए। 1,000 लोगों में मतलब 998 के आसपास लोग साइड हो जाए, मतलब 900 लगभग 89-87 लोग साइड हो जाएं, और कोई 11 लोग दोनों टीम से निकल के एक साथ आ जाएं। इस चीज की पॉसिबिलिटी कितनी कम है, सोचो। एक तो ये NMR एक्टिव होंगे नहीं हाइड्रोजन कार्बन, अगर हो भी गए तो बगल वाला भी एक्टिव हो और उसी के साथ उसकी जोड़ी बनी हो, ये कैसे पॉसिबल है। हमारे मतलब जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में एक कहा जाता है कि लोग मांगलिक होते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि क्या होते हैं, लोग मांगलिक होते हैं। सुना होगा आपने भी कि मांगलिक लोग होते हैं, तो मांगलिक लोगों की शादी मांगलिक लोगों से ही करवाई जाए। लेकिन आप ये सोचो कि दुनिया में लव मैरिज भी होते हैं, इंडिया में भी होते हैं। लव मैरिज कितने फ्रिक्वेंटली होते हैं, और इस बात के कितने चांसेस हैं कि एक लड़का और एक लड़की में लव हुई, मैरिज करने की बात चली, पता चला दोनों ही मांगलिक हैं। हालांकि मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मतलब मैं कभी इस चीज़ को नहीं मानता कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर जो मंगल ग्रह है वो यहाँ मेरी जिंदगी पे की बैंड बजाएगा, ये मैं कभी नहीं, कतई नहीं मान सकता। इन चीज़ों को मैं नहीं मानता हूँ। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इन चीज़ों में बिलीव मत कीजिए। ठीक है, सिर्फ रिचुअल्स और मतलब क्या बोलूँ, संस्कृति के नाम पे उन चीज़ों को मत मानिए जिनमें अंधविश्वास हो। ठीक है, मैं आपका टीचर हूँ तो मैं आपको अच्छी चीज़ें ही सजेस्ट करूँगा।
कि कभी भी विदाउट ऐसी मतलब लॉजिक की दुनिया में जितनी भी चीजें उनको मत माना कीजिए, ठीक है। खैर, अपना अपना परसेप्शन है, वो आप कैसे मानते हो। चलो, तो मैंने कहा कि इस चीज की कितने चांसेज हैं कि दो ऐसे लड़के लड़की आपस में मिले जिनके जो है जो मांगलिक हो। बहुत कम चांसेज है। अरे उसको तो छोड़ो, लोगों को अपने कास्ट में प्यार तक नहीं होता है भाई। हाँ, ये ठीक है कि मान लो कोई लड़का अपने भैया के ससुराल गया तो वहां उसे अपनी भाभी की बहन से प्यार हो गया, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन आप रास्ते चलते फिरते की बात करो ना, कि मान लो कोई कोचिंग पढ़ने गया, वहां किसी को किसी से प्यार हो गया, रास्ते पे चलते हुए किसी को किसी से प्यार हो गया, तो वहां अपने कास्ट भी बहुत बुरी चीज है। लेकिन फिर से अगेन, मैं बस केमिस्ट्री समझा रहा हूँ आपको, उधर मत जाना। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंसान को अपने कास्ट वाले भी से भी प्यार नहीं हो पाता, तो उसको मांगलिक से कहां से प्यार होगा। तो वही वाली बात है कि ये कार्बन का इतना रेयर है एनएमआर एक्टिव होना, कि एक तो इसका मिलना रेयर और उसके बाद उसका जोड़ी लगना मतलब एनएमआर एक्टिव से वो तो और भी ज्यादा रेयर। क्या कि शादी के बाद पता चले कि नहीं तो दोनों मांगलिक है, या शादी लव होने के बाद पता चले तो दोनों एक ही कास्ट के हैं। चलो बाबूजी पकड़ के पीटेंगे नहीं। ओके, चलिए बच्चों, तो इसका मतलब ये है बड़ी सिंपल सी बात कि जो कार्बन कार्बन होगा वो आपस में कपलिंग नहीं करेगा। उसको आप आपस में कपलिंग करने मत बोलिएगा। तो क्या होगा, तो कैसे कपलिंग करेगा? कोई बात नहीं, हाइड्रोजन से कपलिंग कर लेगा कार्बन। क्या कार्बन किससे कपलिंग करेगा? कार्बन हाइड्रोजन से कपलिंग कर लेगा। वो कार्बन कार्बन से कपलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन कार्बन की प्रेजेंस ही इतनी कम है कि वो कपलिंग नहीं करेगा। लेकिन कार्बन के बगल में हाइड्रोजन है, वो तो हमेशा तैयार है। मान लो हमने क्या किया कि 1000 कार्बन लिया और उस 1000 कार्बन में कोई 11 कार्बन है, उस 1000 कार्बन मान लो 11 कार्बन है जो एनएमआर एक्टिव है। लेकिन इस बात के भी तो पूरे पूरे चांसेस है कि उसके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो भी एनएमआर एक्टिव होगा। इस बात के भी तो पूरे पूरे चांसेस है कि उनके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो भी एनएमआर एक्टिव होगा। मेरे प्यारे बच्चों, दुलारे बच्चों, उनके साथ जो हाइड्रोजन होगा वो भी एनएमआर एक्टिव होगा। बोलो हाँ या ना? इस बात के तो पूरे चांसेस है, क्योंकि सब तो हाइड्रोजन एनएमआर एक्टिव ही है। तो कार्बन को इससे प्रॉब्लम थोड़ी है कि उसको अपना अपने कास्ट मतलब कार्बन है तो कार्बन से कपलिंग करेगा, किसी और से भी तो कपलिंग कर सकता है। क्या अरे प्यार करने के लिए इंसान को इंसान नहीं, जान लो इनसे किसी को क्या डॉग से प्यार नहीं होता है क्या? किसी को गाय से प्यार नहीं होता है क्या? है? तो मतलब कपलिंग लोग किसी से भी कर सकता है। लोग ऐसे होते हैं कि अब अपने पेट्स के लिए लोग जान दे देते हैं, पेट्स को बचाने के लिए, ऐसा वाला प्यार होता है। तो वही वाली बात है कि इनकी कपलिंग जरूरी नहीं कि कार्बन कार्बन की कपलिंग, कार्बन हाइड्रोजन की भी कपलिंग हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखा बच्चों? कि कार्बन हाइड्रोजन की कपलिंग होती है, या यूं कहो कि कार्बन कार्बन की कपलिंग हमेशा नहीं होती है, कभी नहीं होती है, कभी नहीं। हमेशा क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन कपलिंग होगी। ठीक है, क्या लिखा? ड्यू टू लो एबंडेंस ऑफ 13C कपलिंग बिटवीन 13C कांट बी ऑब्जर्व्ड। अगर आपने नहीं लिखा दोबारा लिख लीजिए। ड्यू टू लो एबंडेंस ऑफ 13C कपलिंग बिटवीन 13C कांट बी ऑब्जर्व्ड। कपलिंग बिटवीन 13C कांट बी ऑब्जर्व्ड। नंबर 3 लिखिए। कार्बन कपल्स विथ हाइड्रोजन। एक लाइन लिखिए, उतना दिमाग लगाना। कार्बन कपल्स विथ हाइड्रोजन, कार्बन कपल्स विथ हाइड्रोजन। तो बच्चों, अगर ये रहा कार्बन आपका बीच में, मैंने आपसे पूछा, क्या पूछा? नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा, फिर से बनाऊंगा मैं। बस सर आप ना जिंदगी खराब कर दोगे सर हमारी। बनाते बनाते रुक जाते हो, मिटा देते हो, कैसे करते हो सर आप? देखो, मैंने आपसे पूछा कि बताओ, सबसे पहले तो बताओ CH4 की कपलिंग कितनी होगी? कार्बन CH4 में कार्बन की कपलिंग कितनी होगी? तो बोलो सर यहाँ हाइड्रोजन की तो कोई कपलिंग ही नहीं होगी सर। लेकिन कार्बन की कपलिंग हो जाएगी। कार्बन यहाँ क्विंटेट होगा, देखो उसको बाद में बताएंगे, पहले इधर देखो, ये वाले पे आ जाओ। कपलिंग चेक कर दो बच्चों। बोलो सर इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा, हमें बोले कार्बन से मतलब नहीं है, इस कार्बन से हाइड्रोजन कितना जुड़ा है? सर 3 हो गया, क्वाड्रेट। कितनी कपलिंग हो गई? क्वाड्रेट। जबकि इसके हाइड्रोजन की कपलिंग कितनी हो गई? अगर इसके हाइड्रोजन की कपलिंग थी तो वो कितनी होती सर? वो तो सर आपको ट्रिपलेट होनी थी। हमने हाइड्रोजन मत देखो, किसको देखो? कपलिंग ऑफ कार्बन देखो। ये क्या देखो? कपलिंग ऑफ कार्बन किसके साथ? तो विथ हाइड्रोजन। कपलिंग ऑफ कार्बन देखो हाइड्रोजन के साथ। चलो इस पे आ जाओ। CH2
CH2 की कपलिंग देखनी है। अरे सर क्यों देखनी, इधर अगल बगल मुंह क्यों मारना, सिंपल देखो, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा है सर, क्या होगा, ट्रिपलेट। अब इस कार्बन में इतनी औकात नहीं है कि ये कार्बन यहां पहुंच के तब उस वाले हाइड्रोजन को अप्रोच करे, क्योंकि इस कार्बन से उस कार्बन कार्बन तक क्या हो जाएगा, वो इतना दूर जाएगा ही नहीं कार्बन वहां तक, इस कार्बन उसके हाइड्रोजन से वो कपल नहीं करेगा, वो अपने वाले से ही करेगा, उसके पास जो होंगे उसी से करेगा, क्योंकि इसके रास्ते में कार्बन आ जाएगा, वो तो क्या हुआ, एनएमआर इनएक्टिव है। एक तो ये बड़ा मुश्किल से एक्टिव होता है, हाइड्रोजन कार्बन को पार कर जाता है, कार्बन हाइड्रोजन को पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए, तो हमने बोला कि ये कार्बन रहा सर, इसके पास आपका 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन तो क्या होगा, ट्रिपलेट। कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है सर, ये डबलेट। सर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है सर, क्वाड्रेट। इस कार्बन के पास देखो सर, क्वाड्रेट क्वाड्रेट क्वाड्रेट। और ये जो कार्बन हो गया सर, ये क्या हो गया, सिंगलेट हो गया। लो सर, इस कार्बन के साथ 4 कार्बन है सर, क्विंटेट होना चाहिए, तुमने नहीं, क्विंटेट नहीं होगा, क्या होगा, सिंगलेट होगा, सिंगलेट, क्योंकि कोई नहीं उस कार्बन के आसपास। और अगर मैं पूछूं CH4 में क्या होगा कार्बन का कपलिंग, तो बोलो सर ये तो क्विंटेट हो जाएगा, क्विंटेट मतलब 5। कितना हो जाएगा कपलिंग, क्विंटेट, नोट करो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ड्यू टू द लॉन्ग रिलैक्सेशन टाइम ऑफ 13C, due to long relaxation time of 13C, due to long relaxation time of 13C compared to proton, compared to proton, there is no integration of signal, there is no integration of signal to find out the number of carbon. इस लाइन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बस इसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, आगे करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह में करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन इस लाइन का। ठीक है, हम आपको ये कह सकते हैं कि यहां पर सिग्नल को इंटीग्रेट नहीं करते हैं। ठीक है, कार्बन को फाइंड करने के लिए हम सिग्नल को इंटीग्रेट नहीं करते हैं। देखिए, इस लाइन का मतलब बाद में समझेंगे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखिए, 13C कपलिंग इग्नोर्ड ड्यू टू लो नेचुरल अबंडेंस ऑफ 13C, ड्यू टू लो नेचुरल अबंडेंस ऑफ 13C। अब आ जाइए एक दो क्वेश्चंस पे। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका C4H6O। ठीक है, ओके, C4H6O है, हमें बोला गया कि इसमें क्या क्या दिया है बच्चों, 28 ppm पर दिया गया है क्वाड्रेट। ठीक है, 130 ppm पे दिया गया बच्चों ट्रिपलेट, 138 ppm पे दिया गया है बच्चों क्या, डबलेट, 188 ppm पे आपको दिया गया है सिंगलेट, और 80 ppm पे दिया गया है बच्चों ट्रिपलेट। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें करना है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आप इसमें कार्बन वाले की केमिकल शिफ्ट में तो पढ़िए ही मत, बहुत वेरिएशन होता है इसके केमिकल शिफ्ट में, इसका रेंज बहुत दूर दूर तक होता है, तो आप इसकी केमिकल शिफ्ट मत पढ़िए। आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो किसी कंपाउंड का, जैसा कि आपको पता है, पहले अनसैचुरेशन फैक्टर यानी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस पहले निकालिए। आप बोलोगे सर हमारे पास फॉर्मूला आपने बता रखा है, यूनिक फॉर्मूला, कोई नहीं जानता इस फॉर्मूले को, 2C+2 + n - h - x। आप निकाल के देख लेना, ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला किसी के पास नहीं, सब क्या करते हैं, को बाइवेलेंट बाय 2 करेंगे, ट्राइवेलेंट बाय 3 करेंगे, सब इसी करके जोड़ेंगे। आप उसको कभी याद नहीं रहेगा, ये वाला तुरंत याद हो जाना है। चलो, तो आपके पास कार्बन कितने हुए, तो कार्बन हो गए सर हमारे पास 4 दूनी 8 +2, नाइट्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन कितना है सर, हाइड्रोजन 6 है, एक्स भी है नहीं, लो डिवाइडेड बाय 2, तो 8 2 10 - 6 यानी कि 4/2 बराबर क्या हो गया, 2। ठीक है, चलो अब सबसे पहले काम करो, आप ये देखो कि कार्बोनिल है कि नहीं, आप चेक करो जरा,
तो आपको ये तो पता है कि कार्बोनिल वाला सिंगलेट होगा, आपको ये पता होगा कि कार्बोनिल सिंगल, कार्बोनिल होगा तो कार्बोनिल क्या होगा, सिंगलेट होगा। और आपको दिख गया एक सिंगलेट हाईएस्ट वाले पीपीएम पे, तो जो हाईएस्ट वाला होगा उसमें पूरे पूरे चांसेस है कि क्या हो जाएगा, वो कार्बोनिल होगा। देखो हाईएस्ट वाला कहाँ चला गया, ये सिंगलेट भी है, तो सिंगलेट है और हाईएस्ट है, तो इसका मतलब सर ये तो सी डबल बॉन्ड बन सकता है सर। मैंने पहले बोला ऐसा कोई रेंज बहुत बड़ा रेंज होता है, ये मैंने 220 बताया ना, 188 है, मैंने क्या बोला, ये रेंज वेरी करता है इस चीज जगह पे, लेकिन ये पहचान है कि सबसे ज्यादा है, तो ये तो कार्बोनिल हो गया। चलो कोई ना, इसको सीधा कर दो ना, उल्टा क्यों लगा रखा है इसको, बहुत बदमाश हो आप लोग, सीधा करो इसको, ये सी डबल बॉन्ड ओ, अच्छा ठीक है, इसका काम हो गया। अच्छा देखो पहले गरीबों को लो, 28 पीपीएम, ठीक है, 28 पीपीएम पे क्वाड्रेट है, इसका मतलब ये तो CH3 है, एक से मतलब नहीं है, पीप देखो क्वार्टेट देखो तो CH3, ट्रिपलेट क्या होगा, ट्रिपलेट होगा तो इसका मतलब ये CH2 होगा सर, इस तरह से। सर एक डबलेट है, इसका मतलब ये CH है, और फिर ट्रिपलेट है, इसका मतलब सर ये CH2 है, बोलो हाँ, ठीक है। सर हम एक डबल बॉन्ड तो लगा चुके हैं सर, अब एक और डबल बॉन्ड आपको पता है, वो एग्जांपल दे देगा, डोंट वरी, आपके लिए क्या करेगा, आपको एग्जांपल दे देगा, अब ऐसे नहीं करेगा क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे आप। देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, यहाँ पर क्या हो गया, एक आपके पास CH है और एक CH2 है, वर्ड देखो, दो CH2 है बेसिकली, तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड बचा, हम CH के साथ CH2 में दे सकते हैं, और ये गर्ल्स देखो तो पता चलेगा कि दोनों का लमसम एक ही जैसा है, इसका मतलब ये है कि ये आसपास होंगे, मतलब आपके पास एक CH और CH2 तो होगा, बोलो हाँ, CH और CH2 तो क्या होगा, होगा आपके पास, ठीक है, तो एक CH और CH2 है, चलो ठीक है, और दूसरा एक और है सर आपके पास 28 और 80 है, सर 28 वाला तो नॉर्मल है क्वार्टेट, ये CH3, लेकिन ये जो CH2 है सर, ये समझ रहे हैं सर, ये इतना ज्यादा वैल्यू बढ़ गया, आप समझ रहे हैं सर, इतना ज्यादा वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि सोच के देखो इसका वैल्यू कितना है, आप इसको 20 गुना कम कर दो तो ये आपको लगभग 4 के आसपास है, सोचो, और CH2 का वैल्यू 4 कब होगा, जब उसके पास कोई खजाना हाथ लगेगा, इसका मतलब जब उसके पास ऑक्सीजन हाथ लगा है। लो अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है, हाँ सर अब दिखने लगा सर, क्या दिखा, तो सर यू दिखा हमें कि स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखा सर, क्या, CH3 CH2O C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन क्या ये पॉसिबल है, ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता था कि ये वाला उल्टा इधर होता, वो वाला उधर होता, बोले नहीं सर वो नहीं होता सर, क्योंकि CH2 को गौर से अगर देखेंगे सर, आप इस CH2 को गौर से देखिए, तो ये वाला जो CH2 इसका वैल्यू कायदे से कितना होना चाहिए था, इसका वैल्यू होना चाहिए 1.3, लेकिन आपने इसमें क्या किया, ऑक्सीजन जोड़ा, लगभग 3 जोड़ा है इसमें, तो ये 4.3 आ गया, मतलब लगभग 4 के आसपास है, तभी तो ये 80 गया है सर, 20 गुना होके लमसम में, इसका मतलब इस साइड में ऑक्सीजन है, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते सर, ये अत्याचार आप नहीं कर सकते कि आप इस साइड में C डबल बॉन्ड O लगा दो और इस साइड में ऑक्सीजन लगा दो, आप ऐसा नहीं कर सकते सर, क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो फिर ये CH2 के ये तो अपनी जगह 0.35 ही रहता, लेकिन इसका वैल्यू कितना हो जाता, फिर ये आप होता जाता, ये 1.3, ये 1.3 होता, और प्लस कितना जुड़ता, 1 जुड़ता, तो ये कितना 2.3 होता, 20 गुना जाता तो क्या होता, मुश्किल से 46 से 50 के आसपास इसका रेंज होता, फिर ये 80 नहीं जाता। बच्चों थोड़ा डिफिकल्ट है समझना, लेकिन आप अगर थोड़ा दिलो दिमाग को एक जगह रख के सीखिएगा तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बोला कि इसके सिग्नल के पीछे मत भागिए, इसका सिग्नल आपको चेक करना है 1H के साथ, जैसे मैंने किया ना अभी 80 था, मैंने पूरा बता दिया, अच्छा ये 80 का मतलब क्या हुआ, सबसे इसको 4 से भागा कर दो, पता चला क्या हो गया, 80 को मतलब 20 से भागा कर दो, कितना हुआ, 4 आया, तो CH2 4 कब आएगा, जब उसके आसपास क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। अगर हम इधर होता तो ये 4 नहीं है 2.3 के आसपास होता, पता 23 दूनी 46, यानी 46 से 50 के आसपास होता 13C का वैल्यू। चलो नोट कर लो, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौर से देखिए, ये है C7H5ClO, ये रहा हमारा एग्जांपल, ठीक है, हमें इसका निकालना है। आप बोलोगे ठीक है सर करते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो चेक कर लेते हैं। इसमें दिया गया है 130 पर डबलेट दिया गया है, हमें सिर्फ, मैंने फिर से बोला, ये जो वैल्यू है वो जब हमारा काम नहीं बनेगा तब काम आएगा। 132 पे भी डबलेट है, मतलब एकदम अगल बगल का पड़ोसी है लगता है दोनों, याद रखना दोनों पड़ोसी है।
135 पे सिंगलेट हो रही है, तो यहाँ भी पड़ोसी लग रहा है। 135 पे क्या हो गया सिंगलेट। अब दिमाग मत लगा, कोई पड़ोसी वड़ोसी वाली बात नहीं है। 141 पे सिंगलेट, 141 पे सिंगलेट। और क्या बोल रहा है 180 पे डबलेट। 180 पे क्या हो गया आपको डबलेट। तो 180 पे आपको क्या हो गया डबलेट हो गया। तो 180 पे डबलेट होने का क्या मतलब है कि एक हाइड्रोजन है, इतना हाई वैल्यू पे एक हाइड्रोजन होने का क्या मतलब हुआ, इतना हाई वैल्यू है और एक हाइड्रोजन है, मतलब ये अल्डिहाइड है बबुआ। इतना वैल्यू हाई है कार्बोनिल और उसमें एक हाइड्रोजन लगा हुआ, तभी तो वो डबलेट हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि आई एम CHO। ठीक है, चलो अब आ जाओ किस पे, इसके सैचुरेशन फैक्टर निकालो। पहले सबसे पहले तो वही निकालना होगा ना। क्या हो गया, आप बोलोगे 2C है, 2 सत्ते 14 14, 2C प्लस 2 प्लस N माइनस H और माइनस X, X कौन है हेलोजन। देखो इतना परफेक्ट फॉर्मूला कौन देगा आपको, डिवाइडेड बाय 2। देखो 16, 16 में से 6 घटा दो कितना हो गया, 16 में से 6 घटा दो तो कितना हुआ 10, 10 बटा 2 और 5। आपको पता है 4, 5 अगर आ गया इसका मतलब 4 का तो एरोमेटिक बना दो, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है कि कभी भी अगर आपके पास अनसैचुरेशन फैक्टर 5 आ गया, इसका मतलब वो 4 लेके जाएगा बेंजीन बनाने के लिए, और उतना कार्बन होना भी तो चाहिए। हाँ सर है, वो तो 100% क्या बनेगा बेंजीन बनेगा, और बेंजीन में CHO तुम इसी बात पे लगा ही दो। लो अब कौन है, ऑक्सीजन का काम खत्म हो गया, अब क्लोरीन का काम है। देखो 4 अनसैचुरेशन फैक्टर यहाँ यूज हो गया, एक अनसैचुरेशन फैक्टर यहाँ यूज हो गया। आप इस बात को समझो तो अच्छे से कि आपके पास 5 अनसैचुरेशन फैक्टर थे, 4 को आपने यहाँ यूज कर लिया और एक को आपने यहाँ यूज कर लिया, तो हो तो गया अनसैचुरेशन फैक्टर 5 आपका कंप्लीटली यूज हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या करना, अब आपको क्या करना गौर से देखिए, अब आपको क्लोरीन लगाना, लेकिन क्लोरीन कहाँ लगाओगे, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। अगर आप इसको क्या करते हो गौर से देखो, अगर आप इसको यहाँ ऑर्थो पे लगाते हो बच्चों, देखो ऑर्थो पे लगाते हो आपको तीन टाइप का हाइड्रोजन आपके पास। अगर आप इसको ऑर्थो पे लगाते हो यहाँ पर क्लोरीन को, तो 1 2, अच्छा मेटा पे लगाते हो अगर, तो 1 2 3 4, फिर तो 4 आ जाएगा। मेटा पे तो होने का सवाल ही नहीं उठता है, इस क्लोरीन के मेटा पे होने का सवाल ही नहीं उठता। या तो ऑर्थो पे होगा या तो पैरा पे होगा, पैरा पे भी होगा तब भी क्या होगा, तब भी दो ही वैल्यू, ये वैल्यू वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, तो दो ही वैल्यू आएगा। तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आपको क्या करना होगा, आपको या तो ऑर्थो पे रखना होगा या तो क्या करना होगा पैरा पे रखना होगा। तो हम सोचते हैं, बाकी अभी अभी देखो हमने कोई वैल्यू चेक भी नहीं किया अभी तक, और हमारे पास रिजल्ट लगभग तैयार हो गया। अब हम चेक करेंगे इसको। देखो ये बोल रहा है कि देखो इसने बोला कि ये वाले तो फिक्स हो गया। अब आपके पास कार्बन कितने बचे, तो 1 2 3 4 5। इसने बोला कि इसने 4 टाइप के कार्बन का डिटेल दे रहा है, 1 2 3 और 4 टाइप के कार्बन का डिटेल ये आपको दे रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है 4 टाइप के कार्बन का डिटेल आपको दे रहा है। तो इसका मतलब हम क्लोरीन कहाँ लगाएं कि हमारे पास 4 टाइप का डिटेल आ जाए, बोलो। अगर हम यहाँ क्लोरीन लगाते हैं बच्चों, तो हमारे पास डिटेल में क्या आता है, ये दोनों एक जैसा आता और ये दोनों एक जैसा आता, तो हमारे पास तो दो ही डिटेल आता। हमने तो अभी तक वैल्यू भी चेक नहीं किए हैं, सोचो हमने वैल्यू भी चेक नहीं किए हैं। इस क्लोरीन को यहाँ लगा दो, ओहो भाई, अगर इस क्लोरीन को यहाँ लगा दो तो देखो 1 1 2 और 2, दो ही वैल्यू तब भी आएंगे, तब भी क्या था ये 4 नहीं आने चाहिए थे। ठीक है, ये वैल्यू 4 नहीं आने चाहिए थे। ओके, आप बोलोगे सर एक बात बताओ सर कि यहाँ पर फिर 2 सिंगलेट क्यों आ गया, आखिर आखिर यहाँ पर 2 सिंगलेट क्यों आ गया। सवाल तो ये है कि सर 2 सिंगलेट क्यों आ गया यहाँ पर, तो सिंगलेट क्यों आया 2 यहाँ पर, शायद कुछ मिस्टेक हो गया होगा। बिल्कुल मिस्टेक हुआ है, बिल्कुल यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सिंगलेट कोई भी नहीं है, मिस्टेक हुआ है मेरे से, कोई भी सिंगलेट नहीं है, सारे के सारे डबलेट हैं, क्योंकि सबके पास एक हाइड्रोजन है लेकिन चारों अलग अलग टाइप के। इसका मतलब क्लोरीन, ये CHO यहाँ है और क्लोरीन यहाँ है, ये डबलेट, ये डबलेट, ये डबलेट और ये डबलेट। ठीक है, तो ये फंडा आपको यहाँ पर बड़ा ही क्लियर है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल यहाँ पर बन के सामने आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये सारा वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, क्लास को यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्वेश्चंस भरपूर मैं आपके लिए भी कर रहा हूँ, आप भी कीजिए मेरे लिए और अपने लिए। ठीक है, क्वेश्चन करने में कोई कोताही मत कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस ही वो नींव है जो आपको आपका रिजल्ट का की इमारत बना के देंगे। ठीक है, इसलिए उन पे बिलीव कीजिए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास लगभग NMR खत्म ही कर दिया है मैंने। ठीक है, जो बचे कुछ चीज़ें कार्बन वाला, हालांकि अब आएगा, अब फ्लोरीन आएगा, उसके बाद आपको फॉस्फोरस आएगा, वो सब भी आना है,
हम लोग नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में से देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।